चलो, तो अभी अपन स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे. विल बी स्टार्टिंग विथ स्टैंडर्ड्स नाउ. ठीक है, फॉर फ्यू डेज विल ट्राई टू फिनिश ऑफ फ्यू स्टैंडर्ड्स ताकि अपना एक बैलेंस बना रहे. सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अपना अभी तक 600 की सीरीज हुई है, राइट. एंड 720 एंड 705 इतना हुआ. इसके अलावा कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो अपन अब से करेंगे स्टैंडर्ड. ट्राई टू फिनिश ऑफ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में अपना, मैं तो बता रहा था 600 की सीरीज हो गई अपनी मोस्ट प्रोबेबली. एंड 720 एंड 705. अभी आज अपन करेंगे 300 एंड 315. ठीक है, 300 एंड 315 इंपॉर्टेंट है. स्टैंडर्ड वाइज अगर मैं देखूँ तो 315 पर्टिकुलरली रेड विद चैप्टर 3. तो मैं साइड बाय साइड व्हाट आई विल बी डूइंग की जो अपन रिकॉर्डेड देखते हैं वो मैं तुम लोग को चैप्टर 3 प्रोवाइड करते जाऊंगा डेली, हाफ हाफ. अभी ठीक है. सर आवाज बहुत कम आ रही है। सो विल बी स्टार्टिंग विथ ऐसे 300 315. मैं बता दूं, 315 प्लस चैप्टर 3 का एक ना एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा ही मिलेगा 5 मार्क के लिए. ठीक है, ऐसे 315 प्लस चैप्टर 3 रेड विथ ऐसे 300 एज वेल. एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुमको 5 मार्क का. तो वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी आर गोना स्टार्ट विद द प्लानिंग प्लानिंग एक्टिविटी. सो प्लानिंग अपन करेंगे 300 में. व्हाट वी आर गोना डू इन 315 इज we will perform RAP, risk assessment process, risk assessment procedure, and then 320 में we'll decide the materiality, we'll decide upon the materiality, and then 330 में based on the risk assessment procedure we'll be figuring out few risk of material statement. रॉमम अपन को मिलेगा. याद से अपन RAP क्यों करते हैं? ताकि अपन को रॉमम. सर आवाज वापस कम हो गई है। अभी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए. चलो, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. मैं बोल रहा था कि अपन 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है, क्यों करते हैं अपन? बिकॉज वी वांट टू असेस रॉमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ से आता है वो अपन 315 में देखेंगे. बेस्ड ऑन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. अपन अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से अपन अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करते हैं एज पर ऐसे 330, सो दैट वी कैन रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क और वी कैन एडजस्ट द डिटेक्शन रिस्क, सो दैट ओवरऑल ऑडिट रिस्क एक लेवल पे आ जाए विच इज एक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर, विच इज एक्सेप्टेबल टू द ऑडिटर. तो ये अपन देखेंगे बाद में. अभी आ जाओ ऐसे 300 प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो प्लानिंग, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, राइट? Sir, no audio. नो ऑडियो. कृष्णा पूजा लेट मत करो, ठीक है. 7:20 को आ रहे हो. अभी तक अपना टाइम से चालू किए रहते तो 300 हो चुका रहता. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग नाउ. ऐसे 300. सो ऐसे 300 व्हाट आई वाज सेइंग इज प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. प्लानिंग अपन देखेंगे यहाँ पे कैसे अपन ऐसे 300 में प्लान करेंगे अकॉर्डिंगली अपना ऑडिट स्टार्ट से. सबसे पहले अपन देखेंगे कि भैया प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. व्हाट दे कैन आस्क इज
Please explain. Planning is not a discrete, rather a continuous process. Planning is not a discrete, rather a continuous process. How exactly will you defend this? So obviously planning तो continuous process ही है. जैसे ही अपना कंट्रोल खत्म होता है, नेक्स्ट ऑडिट स्टार्ट होने के पहले प्लानिंग चालू हो जाती है, एंड इट गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द ऑडिट. इट गोज ऑन टिल द एंड ऑफ द ऑडिट, राइट? सो ऑडिट खत्म होते होते तक भी अपनी प्लानिंग चलती ही रहती है. प्लानिंग, राइट, स्टार्ट्स विद द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट. Planning often begins shortly after completion of the previous audit and continues until the completion of the current audit. However, includes consideration of the timing of certain activities and audit procedure that need to be completed prior to the performance of further audit procedure. तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे अपन जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसके पहले अपन को कुछ बातें समझनी चाहिए. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मैंने बताया एफएपी अपन डिटरमाइन करेंगे और परफॉर्म का करेंगे ऐसे 330 में, बाद में करेंगे, बाद में, राइट? अभी अपन आरएपी करेंगे इसके बाद, लेकिन आरएपी करेंगे इसके बाद भी इसके पहले ये क्या बोल रहा है कि इसके पहले तुमको कुछ मैटर्स कंसीडर करने चाहिए. वी नीड टू कंसीडर प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम. रोमम असेसमेंट अपन कहा करते हैं, मैंने बताया आरएपी 315 में जो अपन करते हैं उससे अपन को रोमम असेसमेंट होता है. उसके पहले भी कुछ करने बोल रहे हैं वो. एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर प्रायर टू द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम. कुछ बातें तुमको देखनी चाहिए. क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा. वो बोलेगा कि तुमको रोमम करना है, उसके पहले तुमको क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए एज पर प्लानिंग. तुमको क्या बातें प्लानिंग करनी चाहिए, तुमको क्या बातें कंसीडर करनी चाहिए इन योर प्लानिंग. वी नीड टू कंसीडर फ्यू मैटर्स सच एज एनालिटिकल प्रोसीजर. क्या हम उसको आरएपी के रूप में यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम एनालिटिकल प्रोसीजर को आरएपी में यूज कर सकते हैं क्या? तो देखो मैं यहाँ पे अभी तुमको एक चीज बता रहा हूँ, ये तुमको ऐसे 315 में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑडिट प्रोसीजर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है. एक तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है और एक तुम्हारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में तुम्हारे अपन क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड द एंटिटी, we understand the entity's environment, and we understand the internal controls of the entity. We understand all these three things so that we are able to assess inherent risk and control risk. अपन इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं तो अपन को समझ में आता है कि क्या कंट्रोल है, यहाँ पे रिस्क क्या क्या है कंट्रोल में, क्या कंट्रोल्स एडिक्वेट है कि नहीं, वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट और नॉट. वी डोंट टेस्ट द कंट्रोल्स, वी डोंट टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. समझ में आ रहा है? इफेक्टिवनेस अपन नहीं चेक करते यहाँ पे, अपन यहाँ पे सिर्फ देखते हैं कि कंट्रोल्स एडिक्वेट है ना, वेदर दे विल बी एबल टू मिटिगेट दिस इनहेरेंट रिस्क और नॉट. इनहेरेंट रिस्क कहाँ से आती है? इनहेरेंट रिस्क तो अंदर से है, एंटिटी की इन्वायरमेंट ही ऐसी है, एंटिटी का रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है, एंटिटी के बहुत सारे लॉस रेगुलेशन है, एंटिटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, एनवायरमेंट उसका ऐसा है. सो वहां से इनहेरेंट रिस्क आते हैं. उस इनहेरेंट रिस्क को कम करने के लिए अपन कंट्रोल लगाते हैं, लेकिन कुछ कंट्रोल्स भी हो सकते हैं मिटिगेट ना कर पाए, एंड दैट इज व्हेन वी आर डीलिंग विद व्हाट, कंट्रोल रिस्क. सो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों मिला के अपन बोलते हैं इसको क्या, रोमम. दोनों को मिला के इसको अपन बोलते हैं रोमम. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अपनी दो होती है. एक तो होती है कंप्लायंस प्रोसीजर, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल. जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल. ये एक बार ध्यान से सुन लेना, हर जगह यही है, काम यही आना है पूरा पूरे ऐसे 300 की सीरीज में और चैप्टर 3 में. ये पूरा एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि ऑडिट प्रोसीजर में क्या क्या है. आरएपी हो गया अपना, देन एफएपी के अंदर एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर और एक होता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर. सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में अपन दो चीज करते हैं. एक तो होता है तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर, एक तो होता है तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर और एक तो होता है तुम्हारा क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन. टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन. तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन में अपन क्या करते हैं, पूरा एक एक चीज को अंदर से खोज खोज के छान छान के देखते हैं. एक एक को मतलब एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में वेरीफाई करेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन एक प्रकार से बोल लो, पूरा पूरा डिटेल में करेंगे. लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, वो अपन ऐसे 520 में देखेंगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर में वी जस्ट कंपेयर विद द प्रीवियस फिगर, कंपेयर विद द प्रीवियस रेशियोज. ठीक है, रेशियो एनालिसिस करके प्रीवियस फिगर से कंपेयर करके जहां पे कोई मेजर डेविएशन दिख रहा है, मेजर डिफरेंस दिख रहा है, उस जगह पे अपन ज्यादा फोकस करके वहां पे ज्यादा अच्छे से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इन द केस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल में वी check the operating effectiveness of the internal control. check the operating effectiveness of the internal control. तो मैंने क्या बोला
कि अपन इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं, वेदर दे विल बी एबल टू मिटिगेट द कंट्रोल्स और नॉट, वो अपन देखते हैं यहाँ पे आरएपी में। लेकिन एफएपी में अपन देखते हैं कि जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है, आर दे एक्चुअली इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली और नॉट, आर दे ऑपरेटिंग इफेक्टिवली प्रॉपरली और नॉट, दैट इज व्हाट वी सी इन कंप्लायंस प्रोसीजर, दैट इज व्हाट वी सी इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अभी मुझे बताओ फटाफट से कि एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे आ रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आ रहा है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आ रहा है? एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे आ रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आ रहा है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर? For the फर्दर ऑडिट FAP. प्रोसीजर में आ रहा है, राइट? बट जनरली दैट इज इन द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीजर अपन आखिरी में परफॉर्म करते हैं, जनरली इट इज डन एट द पार्टनर लेवल, जहाँ पे पार्टनर रिव्यू कर रहा है, जब तुमने ऑडिट कर लिया और पार्टनर रिव्यू कर रहे हैं कि तुमने सही सही ऑडिट किया कि नहीं। सो पार्टनर जब ये देखेगा कि रिव्यू करते टाइम, तो वापस से तो पूरी ऑडिट नहीं करेगा, राइट? ही विल जस्ट कंपेयर विद द प्रीवियस फिगर, कहाँ पे क्या मेजर डेविएशन दिख रहा है, पिछले साल टेलीफोन एक्सपेंस 5,000 था, इस बार 25 लाख कैसे हो गया, इस बार जो डेविएशन दिख रहा है मेजर मेजर, वहां पे वो देखना चाहेगा रीजन क्या है इसका, क्या तुमने अच्छे से प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए कि नहीं उस केस में पर्टिकुलरली, राइट? तो एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली तुमको मिलेगा कहाँ, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। बट हाउएवर यू कैन ऑल्सो टेक अप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यू कैन ऑल्सो टेक अप इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पर्टिकुलरली व्हेन, जहाँ पे तुमको दिखेगा कि ये कंट्रोल नया है, ये कंट्रोल लास्ट ईयर नहीं था, क्या ये कंट्रोल में कुछ चेंजेस आए, क्या सिग्निफिकेंट डेविएशन आए क्या, या कुछ कंट्रोल में अजीब कुछ दिख रहा है तुमको बिहेवियर। सो एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर भी तुम कर सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, क्या हम इसको आरएपी के रूप में भी परफॉर्म कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हो सचिन, कुछ बोल रहे हो? ये सचिन बोलो भाई। नहीं सर, नहीं सर। तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम आरएपी परफॉर्म करने के पहले क्या क्या मैटर्स को कंसीडर करोगे, यू नीड टू कंसीडर इन योर प्लानिंग, यू नीड टू कंसीडर, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ठीक है? प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर few matters बिफोर कंसीडरिंग द आरएपी, आरएपी के पहले भी तुमको ये सारी बातें देखनी पड़ेगी। क्या मैं एनालिटिकल प्रोसीजर को एफएपी के बदले आरएपी में भी यूज कर सकता हूँ क्या? क्या मेरी मटेरियलिटी होगी, क्या मैं एक्सपर्ट को यूज कर सकता हूँ क्या, क्या मैं एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर सकता हूँ क्या, मेरे जो अदर आरएपी परफॉर्म करने मेरे को वो क्या क्या करने हैं, एंड लास्टली मेरा कौन से लीगल फ्रेमवर्क में आ रहा हूँ, मैं कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आ रहा हूँ, क्या मुझे आरबीआई रेगुलेट करती है, क्या मुझे सेबी रेगुलेट करती है, कौन सी आरबीआई रेगुलेटरी या कौन से रेगुलेटरी बॉडी के अंदर मैं आ रहा हूँ, लीगल फ्रेमवर्क क्या एप्लीकेबल है मेरे को, क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। तो देखो मैंने बताया एनालिटिकल प्रोसीजर का नाम है ऐसे 520, सिमिलरली मटेरियलिटी का मैंने अभी बताया था क्या, ऐसे 320, एक्सपर्ट्स का ऐसे 620। तो तुमको 320, 620 और 520, ये तो ऐसी याद हो जाती है, 3 पॉइंट तो ऐसी याद रखो ना, 320, 520, 620, क्या 420 होता है क्या? नहीं। तो इसलिए अपने को याद कैसे रखना है, 320, 520, 620, 420 होता ही नहीं है। 320, 520, 620, 320 हो गया अपना मटेरियलिटी, 520 हो गया तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर दैट यू कैन आल्सो यूज एज अ आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी क्या तुम उसको यूज कर सकते हो क्या? और तुम्हारा हो गया 520, 520 हो गया तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर, और सॉरी तुम्हारा हो गया 620, यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। सो क्या तुम एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो क्या, ये तुम्हारे 3 पॉइंट हुए। इसके बाद एक बेसिक पॉइंट तो हो गई होगा कि एलआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है तुमको, एलआरएफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एलआरएफ कौन सा एप्लीकेबल है, ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट। एंड लास्टली अदर ऑडिट प्रोसीजर, अदर ऑडिट प्रोसीजर, अदर आरएपी, ये 5 पॉइंट समझ में आ रहे क्या? देखो ये कभी आज तक आया नहीं है, बट दे कैन आस्क इन अ वे विच आई टोल्ड यू, they can ask in a way which I told you, like what all procedures or what all points you need to consider, what all matters you need to consider before रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, प्लानिंग में क्या क्या मैटर कंसिडर करोगे। तो अपना 5 पॉइंट हो गया, 320, 520, 620, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वुड बी लाइक, तुम्हारा क्या सिर्फ तुम इंटरनल कंट्रोल्स के साथ साथ कभी कभार होता है कि तुमको अंडरस्टैंड करते करते यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, बट यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, बट तुमको कुछ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के साथ भी तुमको असेसमेंट करना पड़े इंटरनल कंट्रोल्स का। सिमिलरली एंटिटी को समझना, उसके एनवायरमेंट को समझना, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना, उसके अलावा तुम और क्या क्या समझ सकते हो, उसके अलावा तुम्हारे पास्ट प्रोसीजर कैसे रहे हैं, एंटिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कमिटीज है, सो बहुत सारे अलग अलग चीजें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये सब समझना, ये भी तुम्हारा आ सकता है अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, क्या हो गया इसको, अभी नेक्स्ट आ जाओ, अब रिक्वायरमेंट क्या है ऐसे 300 की, रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 300।
सो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपन क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अपन। क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है ये अपन देखेंगे, बट नाम से क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा होगा। हाँ, नाम से क्या समझ में आ रहा है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। Before engagement, what we बिफोर consider. एंगेजमेंट व्हाट ऑल थिंग्स यू विल परफॉर्म। एंगेजमेंट के पहले, एंगेजमेंट होने के पहले, एंगेजमेंट स्टार्ट होने के पहले, ऑडिट होने के पहले, ऑडिट स्टार्ट होने के पहले क्या क्या तुम करोगे। देन अपन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करेंगे। ये अपन करते क्यों? ताकि अपन डिटरमाइन कर पाए कि वेदर और नॉट वी शुड एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, whether or not we should accept the engagement or continue with the engagement or not। ये assessment करने के लिए अपन perform करते हैं preliminary engagement activity। once we have accepted we will then plan and develop the audit strategy। audit strategy करने के बाद अपन audit plan को develop करते हैं। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या ज्यादा ब्रॉडर है? स्ट्रेटेजी ज्यादा ब्रॉडर है कि प्लानिंग ज्यादा ब्रॉडर है? प्लानिंग। प्लानिंग ज्यादा ब्रॉडर प्लानिंग। है कि स्ट्रेटेजी? प्लानिंग। प्लानिंग की स्ट्रेटेजी? Strategy. अरे मैं तुमको बोलता हूँ अगर कि तुमको क्रिकेट में 300 का टारगेट लेना है, 300 का टारगेट लेना है, तो 300 का ये जो टारगेट, ये जो जीतना है तुमको, ये ज्यादा बड़ा है, बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट है, या जो तुम उसको जीतने कैसे वाले हो? हर 10 ओवर में इतने रन बनने चाहिए, उसके बाद इतने विकेट तक हमारा इतने रन हो जाने चाहिए। ये एक एक जो छोटे छोटे पार्ट, मिड्स एंड पार्ट्स में, माइलस्टोन्स में तुम डिवाइड करते हो अपने स्ट्रेटेजी को, देन यू कम अराइव एट द प्लानिंग। बट स्ट्रेटेजी एज अ होल इज मच मोर ब्रॉडर ना। स्ट्रेटेजी तुम्हारी एक ब्रॉडर सेंस में तुम देखोगे कि हमको ये चीजें करनी है, अचीव करना है। So strategy is bigger picture. Strategy shows bigger picture. Planning, then you divide the strategy into different milestones, right? To achieve the strategy, to achieve your objective. तो strategy एक ultimate objective है तुम्हारा, and planning helps you to achieve to that objective. So planning is divided into bits and passes to achieve at each and every milestone so that we ultimately reach our audit strategy. So audit strategy determine करते हैं ultimately, then we decide upon our audit plan and then execute करते हैं accordingly, and lastly अपन क्या कर देंगे? डॉक्यूमेंटेशन। सो दैट इज हाउ यू विल गो अबाउट इन योर ऐसे 300 का जो प्रोसीजर है। सो यहाँ पे तुमको कुछ कुछ बातें दी हुई है। वी विल स्टार्ट विद प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी नाउ। ये एक बार यू कैन रीड, ठीक है। Preliminary engagement activity, like Pooja said, is what is like those activities which we should perform before the acceptance of the engagement। Before the acceptance of the engagement क्या क्या एक्टिविटीज हमको करनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मतलब कोई नया क्लाइंट आया है, या फिर वही पुराना क्लाइंट ही तुमको कंटिन्यू भी करना है। अगर पुराना क्लाइंट पिछले साल से तुमको कंटिन्यू करना है, सो देन ऑल्सो यू विल परफॉर्म प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। मुझे बताओ, आज चल के कोई भी तुम्हारे पास आता है, बोलता है कि मैं 10 लाख तुमको फीस दूंगा, वेदर यू विल एक्सेप्ट? whether you will accept that he is coming to you and saying कि मैं तुमको 10 लाख रुपए फीस दूंगा? क्या तुम आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लोगे? क्या ऑडिट करवानी है? नहीं, राइट? यू विल carry out different audit procedures. You will carry out different procedures, not audit procedure, but you will carry out preliminary engagement audit procedures, so that you are able to assess कि client की integrity क्या है, client whether we will be able to carry out the audit or not। क्या हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि नहीं? क्या आज चल के अदानी आ गया हमारे साथ, हमारे पास बोल रहा है कि ऑडिट करवाने, तो वेदर वी विल बी एबल टू डू दैट और नॉट? ये भी तो दिक्कत है कि बड़ा ऑडिट तो नहीं है कि जहाँ पे हम ही कैपेबल नहीं है, हमारे स्टाफ कैपेबल नहीं है, वी डोंट हैव इनफ नंबर ऑफ स्टाफ, रिक्विजिट स्किल्स नहीं है, स्किल सेट नहीं है। सो एवरीथिंग वी हैव टू असेस बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, राइट? सो दैट इज व्हाट दे से। फर्स्ट ऑफ ऑल, first point is with regard to SA 220, so you have to perform one procedure with respect to what? Continuance of the client relationship। और इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं that we will study in SA 220। 4 पॉइंट आते हैं तुम्हारे। इंटीग्रिटी है कि नहीं मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट अगर इंटीग्रिटी नहीं है, सो वी वोंट एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि भाई मैनेजमेंट अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो वो तो अपन को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देगी। हाउ एग्जैक्टली वी विल एबल टू रिलाई अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस दैट वी विल ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट? ना मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कंफर्मेशन आएगी कुछ, ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल होंगे, ना एविडेंसेस रिलायबल होंगे, राइट? सो इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। देन एज आई टोल्ड यू कि स्टाफ की कॉम्पिटेंसी, स्टाफ का स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये सारी बातें अपन देखेंगे। ये 4 पॉइंट, कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, किन बातों पे डिसाइड करोगे तुम? ऐसे 220 के 4 पॉइंट होते हैं, वो अपन ऐसे 220 में देखेंगे। सो सबसे पहले तुम ये परफॉर्म करोगे ऐसे 220 के वो जो 4 दिक्कतें, 4 बातें, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, तुम एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, ये देखोगे
क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं अगर क्लाइंट का, तो हम क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। एथिकल रिक्वायरमेंट सारी सारी कंप्लाई विद होनी चाहिए। सो क्लाइंट से हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये चेक करोगे, क्लाइंट से इंडिपेंडेंट हो या नहीं, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। एंड तीसरा तुम्हारा ऐसे 210 में एक एंगेजमेंट लेटर में तुम अंडरस्टैंडिंग लेते हो, प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर बनाते हो, तुम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट तुम दोनों के बीच में, मतलब तुम्हारा ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एग्रीमेंट इज अबाउट, क्या एग्रीमेंट में क्या क्या बातें एक और हर एक चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए, हर एक बातें तुमको क्लियर होनी चाहिए, सो दैट बाद में चल के कोई डिस्प्यूट ना हो। सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में अपन क्या क्या करेंगे, अगेन 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 विल परफॉर्म द प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड इन एस 220 रिगार्डिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिट और कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, रिलेशनशिप हमको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, और एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले साल, तो वेदर वी नीड टू कंटिन्यू विद दैट रिलेशनशिप और नॉट, ये पहला पॉइंट। सेकेंडली विद द रिक्वायरमेंट, एथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, वो भी ऐसे 220 में जैसा दिया तुमको एथिकल और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंगली तुमको करना है। तीसरा तुम्हारा ऐसे 210 के अगेंस्ट तुमको अंडरस्टैंडिंग लेनी, तुम्हारे एंगेजमेंट लेटर में जो जो पॉइंट्स में तुमने एग्री किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्लियर है क्या? देखो ये याद करते चलो, मैं पूछते जाऊंगा बीच बीच में, एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर देम। ये याद होना चाहिए। 220 के 2 पॉइंट है, 210 का 1 पॉइंट है, सिंपल है। 220 में अपन देखेंगे वहां पे 4 बातें जिसके कारण तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्लाइंट रिलेशनशिप, ये तुमको याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट 220 के अकॉर्डिंगली तुमको एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट भी अपन वहां पे देखेंगे अलग से, कि इंडिपेंडेंस कैसे ऑडिटर देखता है, इंडिपेंडेंस में ऑडिटर क्या क्या देखेगा, ये सब बातें अपन देखेंगे ऐसे 220 में। तो ऐसे 220 के 2 पॉइंट तुमको देखने ही है यहाँ पे, बिफोर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप, एंड थर्डली यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द एंगेजमेंट लेटर। क्लियर है क्या? अभी आ जाओ अपन, अब क्या कर रहे हैं, प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में अपन इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। सो देखो, इस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, क्या क्या बातें ऑडिटर करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको, क्योंकि ये स्टडी मैट में भी दिया हुआ है टेस्ट एंड नॉलेज के अंदर, कि ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करते करते, इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी व्हाट ऑल पॉइंट्स द ऑडिटर विल कंसीडर। तो देखो मैं स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंगेजमेंट का, जिससे स्कोप डिटरमाइन होगा। भैया ये टैक्स ऑडिट है कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि ये इंटरनल ऑडिट है कि ये ऑपरेशनल ऑडिट है कि ये मैनेजमेंट ऑडिट है, क्या है, क्या ऑडिट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। ठीक है, यू विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। सो आई वाज सेइंग कि मैं जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश करता हूँ, सो आई पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, जिसमें मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे काम करने का स्कोप क्या है, वेदर आई रियली नीड टू डू और असेस द ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटी, या मेरे को एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, या मुझे पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है। तो मेरे को स्कोप समझ में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगी। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला पॉइंट। सेकेंडली, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है क्या मेरा, क्या मेरे को ऑडिटर एज एन ऑडिटर मुझे रिपोर्ट किसको करना है, क्या मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है अगर इंटरनल ऑडिट है तो, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो मुझे शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है क्या मेरा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। थर्डली, तुम्हारे अंदर से क्या एफर्ट डिमांड करता है ये ऑडिट, कंसीडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स दैट शुड ड्राइव द एंगेजमेंट टीम का एफर्ट। देन प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो अपन ने देखा उसका क्या रिजल्ट आया, अभी अपन ने देखा ना प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ऊपर में जस्ट अभी देखा 3 पॉइंट थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के, क्या 3 पॉइंट थे जगन, बताओ मुझे। अभी जस्ट अपन ने देखा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म किए थे, तो फोर्थ पॉइंट में वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट देखो। Essay 220. हाँ, Essay 220. Continuous of इसमें क्या, Essay 220. Continuous of Essay 220. Essay integrity. And कंटिन्यूस second ऑफ ऐसे integrity. 220 नहीं है। Sir, independence one as per SA 220. इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाइड विद और नॉट एज पर ऐसे 220, ओके। पहला पॉइंट क्या था, Continuance of Terms of client. engagement as per जो SA तुम 210. 220 के तहत जो ऑडिट प्रोसीजर और नॉट ऑडिट प्रोसीजर बट एंगेजमेंट प्रोसीजर जो तुमको परफॉर्म करनी, सो दैट यू नीड टू डिटरमाइन continuance with the relationship or not, or whether you should accept the relationship or not, right, that you will see. And thirdly, क्या था तीसरा पॉइंट, Understand अंडरस्टैंडिंग ऑफ, the terms of engagement as a 210.
ऐसे 209 के तहत जो तुम्हारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको अंडरस्टैंडिंग लेना। सो ये 3 बातों का रिजल्ट आएगा, राइट, वेदर यू शुड एक्सेप्ट और नॉट। सो ये रिजल्ट को बोल रहे कि ये रिजल्ट को भी कंसिडर करो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का जो रिजल्ट आया उसको कंसिडर करो, सो दैट इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग। तुम्हारा रिजल्ट आया कि इंटीग्रिटी बहुत सही है मैनेजमेंट में, सो दैट विल हेल्प यू इन प्लानिंग कि भैया हमको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। So right, so that is actually helping you in audit strategy develop करने में। So need to consider the results of the preliminary engagement activity and where applicable whether knowledge gained on other engagement performed by the engagement partner is relevant or not। जैसे अगर मान लो आज चल के मैं स्टील इंडस्ट्री की ऑडिट में जा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी बहुत सालों से स्टील इंडस्ट्री की ऑडिट कर रहा हूँ, सो मेरा जो ये एक्सपीरियंस है, मेरा जो रिलेशन बन रहा है ये स्टील इंडस्ट्री से, सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि कंसिडर करो कि जो नॉलेज तुमको मिला है प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स में, प्रीवियस एंगेजमेंट्स में, वेदर दैट विल बी रेलेवेंट। यस, दैट विल बी रेलेवेंट अगर मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूं तो ये भी तुमको कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल यू आर डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। एंड लास्टली असर्टेन करना कि कितने एक्सटेंट तक तुमको रिसोर्सेज एम्प्लॉय करने क्या नेसेसरी होंगे, तुम्हारे रिसोर्सेज कैसे होंगे, स्टाफ कैसा होगा, एवरीथिंग दैट विल कम हियर इज। रिसोर्सेज में देखो सब आ जाता है, स्टाफ आ जाता है, तुम्हारा टाइम कितना देना है तुमको, समझ में आ रहा है। सो कितना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द ऑडिट एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी, सो देखो यहाँ पे इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड द आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, फैक्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो मेरे एंगेजमेंट टीम एफर्ट को ड्राइव करेंगे, रिजल्ट क्या है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का, क्या मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस काम आएगा क्या इस एंगेजमेंट एक्टिविटी में, एंड लास्टली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म। देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन। मान लो तुम्हारे प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में तुम हो गए फेल, रिजल्ट में फेल हो गए तो तुमको बुरा लगा और अब तुम सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट लगा के पूरा प्रॉपरली टीम वाइज टीम को वापस से यूनाइट करके टीम एफर्ट लगा के प्लस जितने तुम्हारे पास नेसेसरी रिसोर्सेज है, ठीक है, जितने रिसोर्सेज पैसा वैसा सब लगा के अब तो तुम अपने आप को सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट करके रहोगे। तुमको समझ में आ रहा है सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर, सीआरओ मतलब क्या, तुम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरली क्या होता है, ईआरओ, डब्ल्यूआरओ, सीआरओ, राइट, एसआरओ। सीआरओ का के लिए होता है सेंट्रल रीजन के लिए, राइट, डब्ल्यूआरओ होता है वेस्टर्न रीजन के लिए, ईआरओ होता है ईस्टर्न रीजन के लिए। तो कईयों का तुम लोग का अलग अलग होगा, बट कईयों का सीआरओ भी होगा, राइट। सो सीआरओ को एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। सीआरओ से अब तुम एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट होना चाह रहे हो, मतलब स्टूडेंट से अब तुम सीए बनना चाह रहे हो। यू फेल्ड बट नाउ यू विल डिप्लॉय ऑल योर नेसेसरी रिसोर्सेज प्लस सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट लगा के यू विल कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम सीआरओ इनटू एंगेजमेंट पार्टनर। सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर बन के ही रहना तुम लोग को, समझ में आ रहा है। तो देखो सीआरओ से क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, आरओ से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, आरओ से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट। फिर नेसेसरी रिसोर्सेज है तुम्हारा लास्ट पॉइंट हो गया, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म। सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट में तुम्हारा वो वाला पॉइंट हो गया कि क्या क्या फैक्टर्स है दैट ड्राइव द टीम एफर्ट, दैट ड्राइव द टीम एफर्ट। फिर तुम्हारा हो गया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट। सो रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मोटा मोटी देखोगे तो सारे पॉइंट कवर हो गए। ये सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर कन्वर्ट होकर रहूंगा, से एंगेजमेंट पार्टनर से क्या पॉइंट है, क्या एंगेजमेंट पार्टनर का पास्ट एक्सपीरियंस काम आएगा क्या, कोई दिक्कत। देखो याद करते हुए चलो। एस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटजी, ठीक है, आगे बढ़े। फिर अब देखो अपन ऑडिट प्लानिंग में देख रहे हैं। तो ऑडिट प्लानिंग मैंने क्या बताया कि डिटेल में जाके अपन अब स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो प्लानिंग बनाएंगे अपन उसके लिए, बट दैट इज अल्टीमेटली फोकस्ड एट टू अचीव आवर ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए अपन आरएपी करेंगे, उसके लिए अपन एफएपी करेंगे, प्लान अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर जो भी तुम्हारी होगी वो भी करेंगे, जो एज पर स्टैंडर्ड ना हो उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। सो आरएपी करेंगे, एफएपी करेंगे, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, आरएपी करेंगे, एफएपी करेंगे, अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। जो तुम्हारा आरएपी है वो कहाँ करते हैं अपन 315 में, एफएबी कहाँ करते हैं 330 में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अब जहन में घुस जाएगी
धीरे धीरे जहन में घुस जाएगी। आरएपी कौन से स्टैंडर्ड में, एफएपी कौन से स्टैंडर्ड में, ऐसे 315 में अपन करते क्या है, क्यों करते हैं, 330 में करते क्या है, क्यों करते, कैसे करते। सो ये सब तुमको पता हो जानी चाहिए एकदम डिटेल में। 315 में अपन आरएपी करते हैं सो दैट वी आर एबल टू असेस द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क टुगेदर फॉर्म रोमम। रोमम पता करते ही अपन क्या कर सकते हैं, रोमम अगर पता हो गया अपने को, सो देन वी कैन असेस आर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कि कितना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड है। लेट मत आओ प्रियांशी, टाइम से क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, लैपटॉप नहीं है, काम आ रहा है तो तुम मोबाइल में भी देख सकते हो इसको, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो। You can start even in your mobile. That link you can open in, even if you open in Google also na, then also it will work. ठीक है, कोई दिक्कत आती कभी इस टाइप का तो मुझे रीच आउट कर सकते हो कभी, बट ट्राई टू अटेंड ऑन टाइम, ट्राई टू बी ऑन टाइम। अब जैसे ये छूट गया तुम्हारा पूरा 300, अभी बीच का मैं आगे जो बोलूंगा वो तुमको थोड़ा सा लिंक नहीं बैठेगा। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, अभी अपन ने जो प्लान किया उसमें कई सारे चेंजेस आ सकते हैं, राइट। आरएपी में चेंजेस आ सकते हैं, एफएपी में चेंजेस आ सकते हैं। सो यू नीड टू चेंज, अगर तुम्हारा ऑडिट स्ट्रेटेजी में चेंज आ रहा है सो अल्टीमेटली दैट विल आल्सो चेंज योर ऑडिट प्लान, राइट। अगर ऑडिट स्ट्रेटेजी ही मेरी चेंज हो रही है तो ऑडिट प्लान चेंज होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो एक बार। तुम्हारा जो मेन ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है तो उसको तुम कैसे कैसे अचीव करने वाले थे वो भी तो चेंज होगा। ऑडिट प्लान विल आल्सो चेंज। सो ऑडिट स्ट्रेटेजी में चेंजेस आ सकते हैं, ऑडिट प्लानिंग में चेंजेस आ सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेंज देम and document those changes. तो ऐसा कब होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जनरली कंडीशन में चेंज हो गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, तो तुमको कुछ एविडेंसेस मिले जिसके कारण तुमको समझ में आ रहा है कि हमारा ऑडिट स्ट्रेटेजी गलत था, हमारा ऑडिट प्लानिंग गलत है। सो देन यू कैन से कि हमको अब मॉडिफाई करना चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी या फिर प्लान, हमको स्ट्रेटेजी या फिर प्लान मॉडिफाई करना चाहिए। अगर तुम स्ट्रेटेजी या प्लान दोनों ही मॉडिफाई करो तो तुमको दोनों चेंजेस करने पड़ेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द एनटीई ऑफ एफएपी आल्सो। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, तुमको आरएपी तो चेंज करनी पड़ सकती है, यहाँ पे तुमको ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में तुमको आरएपी भी कंसिडर करनी पड़ सकती है चेंजेस। बट जब तुम आरएपी कर रहे हो तो तुमको हो सकता है मॉडिफाई करना पड़े अपना एफएपी भी। ऑब्वियसली अगर आरएपी कर रहे हो तो हो सकता है एफएपी भी तुमको मॉडिफाई करना पड़ जाए। क्यों मॉडिफाई करना पड़ जाए समझ में आ रहा होगा। आरएपी में तुम्हारा जो कंट्रोल रोमम मिलेगा, रोमम जो तुमको आरएपी में रोमम मिलता है ना, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन बेसिकली अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कितना रोमम है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आइडेंटिफाई करने के लिए। रोमम क्या होता है, कैसे होता है, क्या कैसे निकालते हैं अपन, ये सब अपन देखेंगे। तो रोमम अपन जो आइडेंटिफाई करते हैं इसके बेसिस में अपन अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं कि कितना रोमम है एंड देन अकॉर्डिंगली वी डिसाइड अपॉन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितना रखना है। क्योंकि देखो रोमम अगर ज्यादा है सो वी वांट आवर डिटेक्शन रिस्क टू बी लोअर, बिकॉज तीनों को अल्टीमेटली मिला के क्या आता है, ऑडिट रिस्क। और हम चाहते हैं हमारा ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबल लो लेवल पे रहे, हमारा ऑडिट रिस्क जो है पूरा का पूरा ऑडिट रिस्क वो लो लेवल एक्सेप्टेबल लो लेवल पर है। अगर रोमम ज्यादा है तो हम चाहेंगे डिटेक्शन रिस्क कम हो। और अगर तुम बताओ डिटेक्शन रिस्क अगर चाहते हो कि कम हो, डिटेक्शन रिस्क मतलब डिटेक्शन जो ऑडिटर रिस्क को डिटेक्ट करेगा, ये अगर ऑडिटर चाहते हैं डिटेक्शन रिस्क कम हो तो मुझे बताओ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए या कम। अगर मैं चाहता हूँ डिटेक्शन रिस्क कम हो तो मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए या कम, ज्यादा परफॉर्म करनी चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर हियर विद। रोमम डिसाइड करते हैं अपन और रोमम के बेसिस में अपन अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के डिसाइड करेंगे कि हमको कितनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर तुम्हारा आरएपी चेंज हो रहा है तो तुम्हारा रोमम भी हो सकता है चेंज हो, रोमम चेंज हुआ तो तुम्हारा जजमेंट चेंज हो सकता है और तुम्हारा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो जब तुमने कंट्रोल टेस्टिंग की ना, जब तुमने कंट्रोल टेस्टिंग की तो तुमको एकदम बराबर लगा, सब चीज सही है मेरे कंट्रोल्स और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। हाउएवर जब तुमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन करते गए,
एक एक सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते गए, तो तुमने जब देखा कि ये तो वाउचर साइंड ही नहीं है, ये तो वाउचर वेरीफाइड नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, सो देन यू आर एबल टू गेट टू नो कि कितने सारे कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है, कंट्रोल कई सारे फेल हो सकते हैं। सो जो तुमने कंट्रोल्स पास किए थे यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, जो तुमने कंट्रोल्स पास किए थे, हो सकता है वो कंट्रोल्स को तुमको फेल करना पड़ जाए, हो सकता है वो कंट्रोल्स को तुमको फेल करना पड़ जाए। तो यही एग्जांपल दे रहा है वो, कि तुमने शुरू में जब किया था तो तुमको सब चीज सही सही लगी थी, लेकिन जब बाद में तुम अल्टीमेटली सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, जब तुम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो तुमको दिख में समझ में आ रहा है कि कितनी सारी गलतियां है, कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रेडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्लियर है क्या? अब देखो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक दो चीजें समझ जाते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में जब तुम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना, तो जो तुम मेन मेन की डिसीजंस ले रहे हो ना, वो सब डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब मैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जो मेन मेन की डिसीजन है ना, ब्रॉडर डिसीजन, मैंने क्या बताया, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ज्यादा ब्रॉडर है, राइट? उसमें जो मेजर डिसीजन है उसको तुमको डॉक्यूमेंट करना है। तुम्हारे ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? जो की डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन, which is necessary to plan the audit and to communicate to the engagement team। लेकिन ऑडिट प्लान जब तुम डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तो तुम्हारा आरएपी आएगा, एफएपी आएगा, राइट? अदर ऑडिट प्लान प्रोसीजर्स आएंगे। तो एक एक जो तुम डिटेल में आरएपी करोगे, परफॉर्म करोगे, एफएपी परफॉर्म करोगे, उसके डिटेल्स माइन्यूटली तुमको डॉक्यूमेंट करने हैं इन योर ऑडिट प्लान, इन योर ऑडिट प्लान। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या आएगा? की डिसीजंस आएंगे। अगेन ऑडिट स्ट्रेटेजी में वी विल डॉक्यूमेंट ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट यू हैव टेकन, स्ट्रेटेजीज दैट यू हैव टेकन, राइट? प्लानिंग में डॉक्यूमेंट क्या करोगे? आरएपी करोगे, एफएपी कैसे तुमने परफॉर्म किया, वो सब डॉक्यूमेंट करोगे। और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है तुम्हारा स्ट्रेटेजी में या प्लान में, तो देन ऑल्सो दैट ऑल्सो यू विल हैव टू डॉक्यूमेंट। तो ये तुम्हारा हो गया कुल मिला के डॉक्यूमेंटेशन। इंपॉर्टेंट नोट के अंदर क्या दिया हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन। अभी देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में तुम और क्या क्या बातें कंसिडर करोगे? एडिशनल एडिशनल ऊपर जो कर रहे थे वो तो करना ही है। प्लानिंग में ऐसे 300 में जो ऊपर में अपन ने किया वो तो करना ही है। इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन के केस में तुम एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या देखोगे? इनिशियल ऑडिट मतलब पहला पहला ऑडिट है, पहला पहला ऑडिट है। तुमने सुना होगा पहला पहला प्यार है, वैसे ही पहला पहला बार ऑडिट आया तुम्हारे पास, या तो वो सामने वाला पहली बार ऑडिट करवा रहा है। इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या हुआ? या तो तुमको टैक्स ऑडिट पहली पहली बार अप्लाई हुआ है, समझ लो लिमिट तुमने अभी अभी ब्रीच की है, क्रॉस की है, या फिर सेकेंडली सेकेंडली तुम्हारा हो क्या सकता है कि तुमने ऑडिट कहीं और करा रहे थे, लेकिन अब तुम मेरे पास आए हो। तो ये दोनों ही केस में मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए एज एन ऑडिटर मेरे लिए इनिशियल ऑडिट है। तुमको ना मैं कभी जानता था ना कभी समझता था, अभी तुम आए हो मेरे पास, तो मेरे को एडिशनल कुछ बातें कंसिडर करनी पड़ेगी। क्या क्या देखो? अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, अरेंजमेंट्स क्या क्या मेरे को करने विद द प्रीडेसेसर ऑडिटर। ये तुम देखोगे शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में अपन देखेंगे कि जब ऑडिट आता है हमारे पास, सो वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीसीडिंग ऑडिटर, वी नीड टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। हम प्रीवियस ऑडिटर से पूछते हैं कि भैया ये तुम्हारे पास से होके मेरे पास आ रहा है, क्या कोई ये गड़बड़ी मचा के आया, क्या ये फ्रॉड वगैरह किया है क्या, जिसके कारण तुमने उसकी साथ छोड़ दिया और इसलिए क्या वो मेरे पास आ रहा है? क्या ऐसा कोई भी पॉइंट है जिसके कारण मुझे इसका ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? ये मैं बातें प्रीवियस ऑडिटर से करता हूँ, ये मैं कम्युनिकेट करता हूँ। सबसे पहला मेरे को पहला पहला बात यही करनी है, प्रीवियस ऑडिटर से मेरे को शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 से करना है। एनी मेजर इश्यूज, कोई मेजर इशू आ रहे क्या? कोई बड़ी मेजर इशू आ रहे क्या? डिस्कस जो तुम मैनेजमेंट से करोगे, टीसीडब्ल्यूजी से बातें करोगे, तो तुमको समझ में आ रहा है क्या कोई मेजर इशू है? सो एडिशनल मैटर्स ये सारे देखने हैं अपन को इन द केस ऑफ इनिशियल ऑडिट। फिर तुमको देखना है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे सो दैट आई विल बी एबल टू ऑब्टेन साई। हो सकता है कि साई विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस तुमको अलग तरीके से मिले, या कुछ ना कुछ तरीके से तुमको ओपनिंग बैलेंस एनी हाउ यू नीड टू कंफर्म अपॉन, क्योंकि ये पहली पहली बार ऑडिट हो रहा है, पहला पहला ऑडिट है, देयरफॉर यू नीड टू confirm upon the opening balances, and that is what exactly you need to focus on कि कितना ऑडिट प्रोसीजर कैसे कैसे मैं परफॉर्म करूंगा so that I am able to obtain साई regarding opening balances। एंड लास्टली फर्म का स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या है? एसक्यूसी, जो कि तुम लोगों ने देखा होगा एसक्यूसी 1 और एसए 220 भी हो चुका है तुम्हारा। मैं तुम लोगों को जबरदस्ती क्यों पूछ रहा था? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी तो मुझे तुमको समझाना ही नहीं चाहिए था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी तो तुम्हारा किया हुआ है एसए 220 में, मुझे अभी अभी याद है, राइट? एसए 220 किया हुआ है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। एसक्यूसी 1 वर्सेस एसए 220 तुम लोगों ने कर लिया है ना, सब लोगों ने? यस और नो? यस सर। किसी का छूटा नहीं है? नो शिप्रा, तुम्हारा क्यों छूटा हुआ है? ये तो शुरू शुरू में ही दिया हुआ था।
शुरू शुरू में दिया हुआ था करने के लिए। अभी नहीं देखा मैंने ये। सो ये आज कर लो आज कल में, ठीक है। ऐसे 220 SQC 1 इंपॉर्टेंट है, SQC से आता है हर 2 अटेम्प्ट में तुमको SQC 1 तो मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन एक बार, और कई बार लगातार भी आते रहते हैं। SQC 1 इज ऑल टुगेदर एज आई टोल्ड यू, अगर तुम देखोगे तो वो डिफरेंट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर नहीं आता है, बट एनीवे आई हैव इंक्लूडेड दैट इन आर सेम चैप्टर 1 में इंक्लूड कर दिया मैंने SQC 1 को भी, बट दैट इज अ डिफरेंट, दैट इज नॉट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, और वो फर्म लेवल पे है, फर्म लेवल। फर्म ऑडिट भी करती है, क्वालिटी रिव्यू भी करती है, ऑडिट रिव्यू भी करती है, रिव्यू लिमिटेड रिव्यू भी करती है, अश्योरेंस सर्विसेज बाकी भी देती है, नॉन अश्योरेंस सर्विसेज भी देती है। तो SQC 1 ये सारे सर्विसेज पे लगेगा, जबकि SA 220 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे लगेगा, ऑडिट प्रोसीजर पे। तो SQC 1 SA 220 में फर्म का स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या रहता है, ये सारी बातें भी तुमको देखनी है। सो आई होप ये सारे बात तुम देख लोगे। एडिशनल कंसिडरेशन एक बार देख लेना क्या क्या बातें देखोगे तुम इन द केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बट पर्टिकुलरली तुमको शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 देखना है, SQC 1 देखना है, SQC तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल फर्म लेवल पे कैसा है, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग तुम कैसे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करोगे, एंड लास्टली कोई मेजर इशू कोई दिक्कत आ रही है क्या विद द मैनेजमेंट विद द TCWG, विद द मैनेजमेंट विद द TCWG। ठीक है, ये 4 बातें देखनी है तुमको इन द केस ऑफ इनिशियल ऑडिट कंसिडरेशन एडिशनल पॉइंट्स। इसके अलावा ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, ये तुम चैप्टर 2 में भी करते हो, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको तुमको देखना है, पर्टिकुलरली समझना है, एंड मैं जब चैप्टर 2 का तुमको दूंगा तो भी तुमको ये समझ में आ जाएगा कि चैप्टर 2 में भी ये अपन ने कवर किया है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी बातें तुमको कंसिडर करनी है। अच्छा, ऐसे 300 हुआ है, सो सी वन थिंग इंपॉर्टेंट, ऐसे 300 को तुम चैप्टर 2 के साथ लिंक कर सकते हो, ऐसे 300 को यू कैन लिंक विद चैप्टर 2। चैप्टर 2 में मैंने क्या किया, चैप्टर 2 में तुम्हारे को बहुत सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, एसएम खोलोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर 2 है। सो ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू इन द इनिशियल लेक्चर एज वेल कि चैप्टर 2 अपन पूरा पूरा नहीं करे, क्यों, क्योंकि बाकी जितने पॉइंट है वो तो अपन स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग में कवर कर ही रहे। तो इसके अलावा जो छोटे मोटे पॉइंट है, जो छोटे मोटे पॉइंट की आउटसोर्सिंग एक्टिविटी आउटसोर्स की हो, तो तुम वहां पे क्या क्या ऑडिट चेक पॉइंट करोगे, तुम अगर सिनेमा थिएटर गए हो तो सिनेमा थिएटर में क्या क्या चेकलिस्ट क्या क्या चेक करोगे, क्या क्या देखोगे, होटल का कैसे ऑडिट करोगे, राइट। सो ये सारे जो बातें ये अपन चैप्टर 2 में देखेंगे, जो एडिशनल पॉइंट्स है। तो तुम इसको ऐसे 300 में भी लिंक कर सकते हो कि तुम कैसे प्लान करोगे, कैसे ऑडिट को डॉक्यूमेंट करोगे, क्या प्लानिंग करोगे, चैप्टर 2 के साथ लिंक कर सकते हो। सो मैं आज क्या करूंगा, तुमको चैप्टर 2 की लिंक दे दूंगा, ठीक है। कल और परसों चैप्टर 3 का देखूंगा, चैप्टर 3 तुमको आधा आधा कवर करते जाना और कंप्लीट करना है, चैप्टर 3 चैप्टर 2 और ऐसे 300 315 ये सब मिला के तुम्हारा 5 से 10 नंबर का वेटेज आ सकता है, ठीक है, 10 नंबर तक का आ सकता है। सो यहाँ अपना ऐसे 300 कवर होता है। अब आ जाओ ऐसे 315 में, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द ROMM थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। क्या कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पे अपना मेन एम क्या है 315 में, मैंने बताया था मेन एम क्या है अपना 315 में, आइडेंटिफाई करना ROMM, आइडेंटिफाइंग एंड असेसमेंट ऑफ ROMM। कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे असेस करे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स, एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स, through understanding the entity, its environment and its internal controls। तो यही तो अपन ने देखा था, जो अपन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में करते क्या है, अपन एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके एनवायरमेंट को देखते हैं, राइट, अंडरस्टैंड द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, so that we are able to assess the inherent risk and control risk which form together what risk of material misstatement। यही तो देखते हैं अपन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं एज पर ऐसे 315, एज पर ऐसे 315, ये तुम्हारा नाम हो गया पूरा का पूरा स्टैंडर्ड का, देख लो। आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है ROMM को बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। तो तुम क्या क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, रैप करेंगे अपन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या आते हैं कंपोनेंट्स, कैसे कैसे करोगे तुम बोल सकते हो, या कैसे मेथडोलॉजी अप्लाई करोगे, या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर क्या क्या बातें आती है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर तुम कैसे करोगे, तुम इंक्वायरी कर सकते हो,
एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। मैंने बताया था ना सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो 300 का था, क्या था सबसे पहला क्वेश्चन 300 का, कि तुमको आरएपी परफॉर्म करने के पहले क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स तुमको कंसीडर करना चाहिए इन योर प्लानिंग, व्हाट ऑल पॉइंट्स यू नीड टू कंसीडर फ्यू मैटर सच एज, क्या क्या पॉइंट्स थे, बोलो उज्जवल, क्या क्या पॉइंट्स थे? सर ऐसे 520, 320, 620 और 620 और ये वाला भी तो पॉइंट था एनालिटिकल प्रोसीजर में को तुम आरएपी में यूज कर रहे हो, याद है? एंड एक और लास्ट पॉइंट, वन मोर पॉइंट, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एलआरएफ, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो देखो आरएपी के अंदर अपन एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? एंड सिमिलरली हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम अपन इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क डिटरमाइन कर सकते हैं। सो क्या तुमको ये बचपन की बातें कुछ याद आ रही क्या, ये पॉइंट्स पढ़ के? इंक्वायरी करना, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ये किसका आंसर हुआ करता था, कुछ याद आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर है ये ऑलरेडी। वहां पे भी अपन यही करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, ऑब्जर्व करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, ये सब क्यों करेंगे अपन? दीज आर मेथड दी, हाँ, मेथड ऑफ मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तुम ऑडिट एविडेंसेस कैसे लोगे, कैसे ऑब्टेन करोगे? मैं इंक्वायरी करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन, मैं इंस्पेक्शन करके भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ। वहां पे और भी पॉइंट्स थे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन था, रीकैलकुलेशन था, रीपरफॉर्मेंस था। रीपरफॉर्म करके मतलब वापस से परफॉर्म करके, रीकैलकुलेट करके, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के टाइम तुम रीकैलकुलेशन करते हो, दैट इज वन वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सिमिलरली कंफर्मेशन लेते हो तुम, एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, डेटर से कंफर्मेशन लो या मैनेजमेंट से लो। सो दीज आर ऑल्सो मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स ऑफ आरएपी में ये आई दिया हुआ है। देखो मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस मैं कैसे याद कराता हूँ जनरली, OICAI। आईसीआई को अपन चिल्लाएंगे अगर बहुत जोर से और बुलाएंगे, तुम आईसीआई को पुकार लगाते हो अगर, तो कैसे लगाओगे? OICI, ठीक है, OICI। तो आईसीआई को पुकार लगा रहे, तो ओ से तुम्हारा आता है ऑब्जर्वेशन, आई से इंक्वायरी, सी से कैलकुलेशन कंफर्मेशन, ए से एनालिटिकल प्रोसीजर एंड आई से इंस्पेक्शन। तो देखोगे अगर तुम तो ये सी को अगर छोड़ दो, ये सी को अगर छोड़ दो, तो इसके अलावा बाकी सारे जितने पॉइंट्स अपन देखे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे कंपोनेंट भी है। किसके कंपोनेंट है? आरएपी के। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे कैसे करोगे, वो तुम ऐसे ऐसे करोगे, इंक्वायरी करके, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके, ऑब्जर्वेशन करके, इंस्पेक्शन करके, ठीक है? अब एक एक के अंदर बहुत सारे डिटेल में पैरा है। अब इंक्वायरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो कि अपन वहां पे देखेंगे ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बट इंक्वायरी के अंदर तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, तुम इंक्वायरी ओरल कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। इंक्वायरी हो सकती है फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ठीक है? इंक्वायरी इंक्वायरी हो सकता है तुम किनके साथ करो, किन किन लोगों के साथ इंक्वायरी करो, किसको पूछ रहे हो, बातचीत किसके साथ कर रहे हो, विद इन द एंटिटी या इंक्वायरी आउटसाइड द एंटिटी। फिर इंक्वायरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंक्वायरी प्रोसेस इज टू रिस्पॉन्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी से जो रिस्पॉन्स आया मेरे को, उस पर मैं क्या प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब इंक्वायरी कर तो लिए, लेकिन इंक्वायरी से जो रिस्पॉन्स आया उसको कैसे टैकल कर रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी। सो ऑल दिस पॉइंट यू नीड टू मेंशन, हाईलाइट इन द each and every point, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? साथ साथ में होते जा रहे हैं ना, आई होप। देख लो अभी तक का जितने पॉइंट्स अपन ने देखे हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस। बोलो भाई, हो गया क्या? अब देखो अपन क्या करेंगे, एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, इंक्लूडिंग इसके इंटरनल कंट्रोल को। ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये क्यों कर रहे हैं? एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करके क्या मिलेगा अपने को? inherent risk and control risk. कंट्रोल रिस्क अपन इंटरनल कंट्रोल को करेंगे तो मिल जाएगा अपने को, और एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे तो अपन को क्या समझ में आएगा कि क्या इनहेरेंट रिस्क है एंटिटी के अंदर।
विद इन द एंटिटी इट इज इनहेरेंट, इनहेरेंट मीन बाय डिफॉल्ट ये रिस्क रहेगा ही, बाय डिफॉल्ट ये रिस्क रहेगा। वी नीड टू असेस कि हाउ एग्जैक्टली आर वी एबल टू मिटिगेट दोस इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क तो है एंटिटी के अंदर, तो अपन एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली वी विल सी कि कौन सी इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हो पहले तो तुम, वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली हमको समझ में आएगा कि तुम्हारा रेगुलेटर कौन है, क्या वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं है, एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर जो जो इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट, फॉर डिटरमाइनिंग योर इनहेरेंट रिस्क, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। सो इंडस्ट्री देखोगे, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखोगे, कौन है रेगुलेटरी बॉडी तुम्हारी, एंड देन तुम्हारा और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ द एंटिटी, मतलब एंटिटी किस बिजनेस में है, ठीक है। वो बिजनेस कैश का धंधा है क्या, या बैंकिंग इन्वॉल्व है उसमें ज्यादा, तो कैश का अगर धंधा है तो हो सकता है ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, एज एन ऑडिटर हमको ज्यादा रिस्क लग रहा है। सो नेचर ऑफ इट्स एंटिटी, ऑफ इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर देखोगे। ओनरशिप स्ट्रक्चर भैया मेरे को बताओ, डेट टू इक्विटी 4:1 ज्यादा तुमको इनहेरेंट रिस्क दे सकती है या 2:1, कहाँ पे ज्यादा इनहेरेंट रिस्क लग रहा है? 4:1. 4:1, राइट। सो मोर द डेट मोर द रिस्कियर एंटिटी इज, फाइनेंशियल लेवरेज, लेवरेज एंटिटी है, लेवरेज एंटिटी ज्यादा रिस्की हो सकती है। सो देयरफॉर ओनरशिप स्ट्रक्चर देखोगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखोगे कि भैया कौन कौन सी कमिटी है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी है ना, देन तुम्हारी विजिल मैकेनिज्म, बाकी जो तुम्हारी कमिटी एनआरसी, ऑडिट कमिटी, ये सब तुम्हारे दिस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, राइट। अभी अपन ने देखा भी था ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये चैप्टर भी किया था। सो पर्टिकुलरली वी ऑल सॉ व्हाट गवर्नेंस स्ट्रक्चर मींस, एंड देयरफॉर व्हाट ऑल पॉइंट्स वी नीड टू असेस देयर, कितने टाइप के अलग अलग इन्वेस्टमेंट करती है एंटिटी, एंड द वे दैट द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्रमोटर रिटेल शेयर होल्डर ज्यादा है, क्या एंटिटी लिस्टेड है तो रिटेल शेयर होल्डर है क्या, या रिटेल शेयर होल्डर है ही नहीं क्योंकि एंटिटी लिस्टेड नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट एंटिटी है क्या, स्ट्रक्चर शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, फाइनेंसिंग कहाँ से कितनी ज्यादा है, डेट इक्विटी यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो कितना डेट इक्विटी है, हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। यस धीरज तुम बोल रहे हो? सो देखो नेचर ऑफ एंटिटी में अगेन अपन क्या क्या देखेंगे, ऑपरेशंस देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, ओनरशिप देखेंगे, ठीक है। एंड देन हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। देन एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू। तो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी तुम क्या अप्लाई कर रहे हो, क्या सिलेक्ट कर रहे हो, सबसे पहले बात तो सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इंडेक्स फॉलो कर रहे हो तो क्या तुमको लीफो मेथड अप्लाई अप्लाई कर सकते हो क्या, अगर तुम एएस या इंडेक्स फॉलो कर रहे हो तो क्या तुम लीफो मेथड अप्लाई कर सकते हो क्या इन योर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, नो राइट, करेक्ट, यू कांट अप्लाई लीफो। तो सबसे पहले तो जो तुम सिलेक्ट कर रहे हो वो सही होना चाहिए, तुम कहीं लीफो तो नहीं सिलेक्ट कर लिए, ये देखो कहीं तुमने लीफो तो सिलेक्ट नहीं कर लिया, ये देखो। अब तुमने मान लो सही सही सिलेक्ट किया, फीफो ही सिलेक्ट किया, लेकिन तुमने उसको अप्लाई करते करते वेटेड एवरेज लगा दिया, तो भी दिक्कत की बात हो जाएगी ना। तो सिलेक्ट भी सही करना है मुझे, अप्लाई भी वही करना है जो मैंने सिलेक्ट किया था, जो सही सही सिलेक्ट किया था, ठीक है। फिर तुम्हारा एंटिटी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी क्या है, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, तुम वेयर आर यू हेडेड टुवर्ड्स, ठीक है। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, एंड लास्टली मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सो इसमें तुम प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह भी देख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो एंटिटी लॉस मेकिंग है, मान लो एंटिटी फाइनेंशियली परफॉर्म उतना नहीं कर पा रही है, सो वेदर यू विल कंसीडर दैट इज रिस्की और नॉट, यस ऑब्वियसली दैट इज अ रिस्की। सो इनहेरेंट रिस्क अपन को देखना है, क्या ये स्टार्टअप में आ रहा है क्या, अगर स्टार्टअप में आ रहा है तो उसके इनहेरेंट रिस्क कुछ और हो सकते हैं, अगर ये लॉस मेकिंग एंटिटी है तो लॉस मेकिंग एंटिटी के इनहेरेंट रिस्क कुछ और हो सकते हैं। सो एवरीवेयर यू विल नीड टू असेस कि इनहेरेंट रिस्क कहाँ से आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी कौन बॉडीज को गवर्न करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। देन यू विल सी नेचर क्या है एंटिटी का, उसके ऑपरेशन देखोगे, उसके ओनरशिप देखोगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखोगे, हाउ इट इज फाइनेंस्ड एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, एंड सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पर्टिकुलरली, देन उसके ऑब्जेक्टिव देखोगे, स्ट्रेटेजी देखोगे, एंड लास्टली मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है? फिर देखो इंटरनल कंट्रोल देखोगे तुम, दोज इंटरनल कंट्रोल विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिट, ऐसे तो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन हमारे ऑडिट के लिए वो जो जो रेलेवेंट इंटरनल कंट्रोल्स है वो सारे को ऑब्टेन करोगे तुम अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है। सो देखो चैप्टर 3 में भी अपन ये एग्जांपल लूंगा मैं, तुमको दिखेगा। अभी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, ये पूरा पूरा आइडेंटिफाई करके तुमको क्वेश्चन आएगा, ऑडिट रिस्क बोलेगा निकालने। तुमको क्वेश्चन में बोलेगा आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट रॉमम एंड कैलकुलेट ऑडिट रिस्क। तो कैसे निकाल सकते हैं, मतलब क्या है, सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं अपन। मान के चलो 100 आइटम है तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 आइटम है। तो ये 100 आइटम में से तुमको लगता है कि 40 आइटम में तो मिसस्टेटमेंट होगा ही होगा, 40 आइटम में तो मिसस्टेटमेंट होगा ही होगा। सो ये बाय डिफॉल्ट तुमको पता है होगा ही। ये इनहेरेंट रिस्क है। ये क्या है, इनहेरेंट रिस्क। that 40% of the financial statement items will be misstated. This is your inherent risk. अब ये 40 आइटम को इनहेरेंट रिस्क तुमको समझ में आ गया कि 40 आइटम मेरे मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे। ये 40 को मुझे कम करना है, इसके लिए कम करना है या रिड्यूस करना है पूरा का पूरा, इसके लिए मैं क्या लगाता हूँ, इंटरनल कंट्रोल्स लगाता हूँ, ठीक है। सो दैट दे आर एबल टू मिटिगेट दोस इनहेरेंट रिस्क, बट दे आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली मिटिगेट, राइट। कई सारे इंटरनल कंट्रोल्स उतने एडिक्वेट नहीं होते हैं that they can mitigate entire inherent risk. So now यहाँ पे समझ के चलो मटेरियल मिसस्टेटमेंट 40 हो सकते हैं एंड देयरफॉर इनहेरेंट रिस्क वाज हाउ मच, 40%। ये 40% को रिड्यूस करने के लिए समझो हमने लगाया क्या, इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड, इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड, बट 75% ही इफेक्टिव है। ये इफेक्टिव 75% ओनली। मतलब कि बताओ 40 आइटम है, 40 आइटम है, तो 40 में से तुम्हारे कितने आइटम अब मिसस्टेटमेंट बचेंगे इवन आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बोलो फटाफट से। 40 आइटम है, अगर 40 आइटम में मटेरियल मतलब 100 आइटम है, 100 में से 40 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अब तुम मुझे बताओ आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कितने मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइटम बचेंगे। 10. 10। एवरीवन 10। समझ में आ रहा है क्या सबको। तो मुझे बताओ कंट्रोल रिस्क कितना हुआ अब तुम्हारा, कंट्रोल रिस्क कितना हुआ। कंट्रोल रिस्क कितना हुआ, सर आपने 25% लिख रखा है, यही रहेगा। राइट। सो कंट्रोल रिस्क इज हाउ मच, माय 25% इज माय कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क मतलब क्या, कि जितना मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया, कितना डिटेक्ट नहीं कर पाया, 10 नहीं डिटेक्ट कर पाया, आउट ऑफ 40 आई कुड नॉट डिटेक्ट और माय कंट्रोल्स कुड नॉट डिटेक्ट दोस मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो 10 आउट ऑफ 40 इज माय कंट्रोल रिस्क। अब मुझे बताओ ये 10 में से एज एन ऑडिटर मेरे को क्या मिल गया, इनहेरेंट रिस्क मिल गया, कंट्रोल रिस्क मिल गया। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों मिला के क्या बनता है मेरा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों मिला के क्या बनता है, ROM. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मेरे को लग रहा है ज्यादा है, तो इसके लिए अब मेरे को क्या कम करना पड़ेगा, क्या कम करना पड़ेगा। अगर मेरा रोमम ज्यादा है तो मेरे को क्या कम करना पड़ेगा, बोलो। डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क कम करना पड़ेगा। तो मैं अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा तब जाके मेरा डिटेक्शन रिस्क कम होगा, सो दैट मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम आए टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। सो ये जो डिटेक्शन रिस्क है ऑडिटर का, ऑडिटर विल नाउ सी की कंट्रोल्स ने तो इतना डिटेक्ट कर लिया, अभी भी 10 आइटम बचे। अब ये 10 में से मटेरियल मिसस्टेटमेंट सपोज आई कुड आइडेंटिफाई 6 एमएमएस आउट ऑफ दिस 10। तो मुझे बताओ डिटेक्शन रिस्क कितना हुआ अपना, डीआर कितना आ रहा है, डिटेक्शन रिस्क कितना आ रहा है, 4 रह गया सर, 4। 4 आएगा सर कि कितना, सर 40%, राइट। समझ में नहीं आया। भाई एज एन ऑडिटर मुझे पता है कि 10 आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इवन आफ्टर आइडेंटिफाइंग एन असेसमेंट ऑफ रॉमम। तुमने आइडेंटिफाई किया कि इनहेरेंट रिस्क है जिसके कारण 40 आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। 40 के बाद तुमने देखा कि कंट्रोल लगने के बाद भी 10 आइटम में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अभी भी। इसके बाद अब तुम अपने ऑडिट प्रोसीजर डिप्लॉय करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, डीप में जाके टेस्ट ऑफ डिटेल करोगे, कंट्रोल की टेस्टिंग करोगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करोगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे, राइट। सो दिस ऑल यू विल परफॉर्म सो दैट यू आर एबल टू डिटेक्ट ऑल दोस पॉइंट्स विच आर लेफ्ट नाउ। सो ये 10 में से तुमने 6 को डिटेक्ट कर लिया लेकिन 4 बच गए तुम्हारे। सो एज एन ऑडिटर तुम्हारे भी तो इनहेरेंट लिमिटेशन होते हैं, तुम सारी चीजें चेक नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग, because of inherent limitation of audit, because of inherent limitation of internal control, you could not detect all the risk in the
मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट सारे तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. दीज आर योर डिटेक्शन रिस्क. तो मुझे इस केस में बताओ डिटेक्शन रिस्क क्या हुआ, कितने हुए? 40%. यस और नो? समझ में आया कि नहीं पूजा? यस सर, यस सर. सर इन शॉर्ट की एफएपी अपन लगा के अपन डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस करेंगे. हाँ, अपन एफएपी लगाते हैं. अपन को रोमम मैंने बताया ना, यहाँ पे जैसे अपन को रोमम पता चल गया, अपन ने आरएपी परफॉर्म किया, सो वी अंडरस्टैंड द एंटिटी, वी अंडरस्टूड द एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी. इंटरनल कंट्रोल भी अपन ने देखा कि क्या वो एंटिटी और एनवायरनमेंट में जो रिस्क है उसको मिटिगेट कर पा रहा है कि नहीं. सो इनहेरेंट रिस्क पता चल गया अपन को, कंट्रोल रिस्क पता चल गया, कुल मिला के रोमम पता चल गया. अब ये रोमम में अपन अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हैं कि रोमम ज्यादा है कि कम है. अगर ज्यादा है तो अपन अकॉर्डिंगली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे डिटरमाइन करेंगे सो डेट हमारा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए. अगर मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे डिटरमाइन करना सो डेट तुम्हारा ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम रहे. अब तुमको ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम रखना है. सो ये एक दो केस हो सकते हैं. एक तो तुम्हारा अगर रोमम ज्यादा है तो तुमको एफएपी ज्यादा करनी पड़ेगी सो डेट योर डिटेक्शन रिस्क इज लोअर. लेकिन अगर तुम्हारा रोमम बहुत कम आया है, तुम्हारा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क बहुत कम है, एंटिटी बहुत ज्यादा सेफ है, इंटरनल कंट्रोल एकदम रोबस्ट है, बराबर टकाटक एकदम अच्छे है, तो रोमम तुम्हारा कम आ रहा है अगर, तो हो सकता है तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम लगाओ और डिटेक्शन रिस्क तुम्हारा ज्यादा भी हो तो भी चल जाएगा. बिकॉज ओवरऑल ऑडिट रिस्क मेरा लो लेवल पे होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लो लेवल पे होना चाहिए. ऑलरेडी मेरा रोमम कम है तो मैं चाहूँ तो थोड़ा डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रख सकता हूँ. सो ये मेरा एक ओवरऑल लिंकिंग है कि मैं आरएपी करता हूँ, आरएपी से मेरा रोमम मिलता है, रोमम से मैं अपने प्रोफेशनल जजमेंट लगा के मैं एफएपी डिटरमाइन करता हूँ सो डेट मेरा ओवरऑल ऑडिट रिस्क कम रहे. एफएपी में ऐसे डिटरमाइन करता हूँ कि मेरा डिटेक्शन रिस्क को मैं एडजस्ट कर पाऊँ. डिटेक्शन रिस्क में या तो ज्यादा रखूंगा या तो कम रखूंगा. अगर मेरे को डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रखना है तो मैं एफएपी कम परफॉर्म करूंगा, अगर मेरे को डिटेक्शन रिस्क कम रखना है तो मैं एफएपी ज्यादा परफॉर्म करूंगा. अब यहाँ पे डिटेक्शन रिस्क कितना है? 10 में से 4 आइटम में अभी भी मिसस्टेटमेंट है. मतलब इवन ऑडिटर कैन नॉट आइडेंटिफाई दोस 4 आइटम्स इन द मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो एज एन ऑडिटर ऑडिट रिस्क और डिटेक्शन रिस्क कितना हुआ? 40%. एज एन ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क कितना हुआ? 40%, राइट? यस और नो? सो मुझे बताओ फटाफट से रोमम निकाल के दो और ऑडिट रिस्क निकाल के दो. रोमम निकाल के दो और ऑडिट रिस्क निकाल के दो. तुम्हारे पास इनहेरेंट रिस्क है, तुम्हारे पास कंट्रोल रिस्क है, तुम्हारे पास डिटेक्शन रिस्क है. डिटेक्शन रिस्क कितना हुआ? 40%, राइट? कंट्रोल रिस्क 25%, इनहेरेंट रिस्क तुम्हारा हुआ 40%. फटाफट से मुझे रोमम और ऑडिट रिस्क निकाल के दो. निकालो भाई जल्दी. मुंह बोली हो गया, मुंह बोली. सर 100 में से अगर हमारा इनहेरेंट रिस्क 40% है तो वो तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, 60 रह गया. 60 में से 25 हम कंट्रोल कर लेंगे तो 25 छिका 150, उल्टा बोल रहे हो, उल्टा 15%. बोल रहे हो. 60 को तो तुम है ही नहीं. 60 तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट रहेंगे ही नहीं. 40 मिसस्टेटमेंट रहेंगे. 40 में से 25% को तुम नहीं कर पाओगे डिटेक्ट. तुम्हारे कंट्रोल्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. ओके. भाई इनहेरेंट रिस्क मेरा 40% है. मतलब रिस्क क्या है कि मेरे टोटल 100 में से 40 आइटम मटेरियली मिसस्टेटेड होंगे. ये मेरा इनहेरेंट रिस्क है. सो फॉर राइट दैट आई नीड टू रिड्यूस दैट इनहेरेंट रिस्क. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कंट्रोल्स लगाऊंगा. बट कंट्रोल्स विल आल्सो बी ओनली 75% इफेक्टिव. मतलब 25% इनइफेक्टिव है. कंट्रोल रिस्क कितना मेरा? 25%. तो मेरा रोमम कितना आएगा? आएगा सर 10%. रोमम मेरा कितना आएगा? 10%, राइट? 40 इंटू 25%. रोमम मेरा क्या होता है? ठीक है. इनहेरेंट रिस्क इंटू कंट्रोल रिस्क विच इज कमिंग आउट टू बी 10%. हाउ? इसको तुम वेरीफाई कैसे कर सकते हो? 40 में से तुम्हारा 75% इफेक्टिव था, राइट? तो तुमने 30 मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो ठीक कर लिए, लेकिन 10 बच गए कंट्रोल डिटेक्ट नहीं कर पाए तुम्हारे. तो 10 आउट ऑफ 100 कितना आता है? 100 थे ना टोटल आइटम तो? जी. 10%. यस सर. सो तुम्हारा रोमम कितना हुआ? 10%. अब ऑडिट रिस्क क्या होता है मेरा? रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क. सो रोमम मेरा 10% है, डिटेक्शन रिस्क मेरा कितना है? 40. तो मेरा कितना आ जाएगा? तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क बोलो. 4%. मतलब आखिरी तक मेरे 4 आइटम मटेरियली मिसस्टेटेड ही रहे. 100 में से 4 आइटम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेंगे इवन आफ्टर अप्लाइंग ऑल द ऑडिट प्रोसीजर एज वेल. समझ में आ रहा है ये बात?
सर टोटल रिस्क क्या इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टोटल रिस्क बन जाएगा सर हमारा? हाँ, ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या है? ओवर ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है? ऑडिट रिस्क का इंटरनल मतलब ही क्या है कि या ऑडिट जो इनहेरेंट? तुमने ओपिनियन तुम दे रहे हो, क्या वो ओपिनियन गलत तो नहीं निकलेगा? तुमने मान लो ओपिनियन दिया कि अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया तुमने, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। तुम्हारा ऑडिट रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मटेरियली मिसस्टेटेड है, लेकिन तुमने बोला मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। कुछ तुमने बोल दिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो एज एन ऑडिटर यू आइडेंटिफाइड कि ओवरऑल 100 आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने मटेरियल मिसस्टेटमेंट होंगे आफ्टर अप्लाइंग ऑल द प्रोसीजर। ऑडिट रिस्क एज एन ऑडिटर, ऑडिट रिस्क का क्या हुआ? 4 आइटम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं 100 में से, ये तुम्हारा ऑडिट रिस्क हुआ, ये रिस्क है। सर एक चीज और बता दो सर, इसका हम जो एनटीई डिसाइड करते हैं वो इन तीनों चीज में कितना परसेंटेज, जब हमारा ज्यादा होता है तो हम एनटीई डिसाइड करते हैं? एनटी रोमम तुम्हारा जब ज्यादा अलग अलग होता है होगा ना। जब आरएपी तुम देख रहे हो अगर, तो आरएपी तुम देखोगे तो अगर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड एंटिटी है तो हो सकता है तुम आरएपी का एनटी कम करो। आरएपी के परफॉर्म करने के बाद तुम्हारा रोमम आएगा, रोमम से डिटरमाइन करोगे तुम तुम्हारा एनटी ऑफ एफएपी कितना होगा। अगर रोमम ज्यादा होगा तो मेरा एनटी ऑफ एफएपी भी मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा, सो दैट आई एम एबल टू रिड्यूस माय डिटेक्शन रिस्क एंड ओवरऑल ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। सो रोमम के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा एनटीई ऑफ एफएपी, रोमम कितना आया। यही बोल यस रहे हो ना? सर, यस सर, ठीक है, कितने थैंक यू सर। एक्सटेंट तक तुमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना है, क्या नेचर होगा, कितनी टाइमिंग होगी, क्या होगा, सब तुम्हारा डिपेंड करेगा रोमम पे ऑफ एफएपी। तो ये देखो, ये तुमको इसके बाद ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट जब अपन करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो फॉर नाउ दिस आई एम गिविंग यू दिस 4 पॉइंट एज होमवर्क। अभी आ जाओ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन क्या बोलना चाह रहा है ये? जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कुल मिला के अगर तुमको अभी सोच के चलना है तो तुम सोच के चलो, तुम्हारा एसएपी जो है, अकाउंटिंग जो सिस्टम है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, उसमें बहुत सारे एसएपी में सिर्फ अकाउंटिंग के मैटर कवर नहीं होते, बहुत सारे प्रोसेस ऑपरेशंस भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। यू आर ऑल्सो एबल टू गेट अ प्रिंट आउट और गेट अ आउटपुट ऑफ एमआईएस रिपोर्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें निकल जाती है। सो रिलेटेड बिजनेस प्रोसेसेस भी तुमको समझ में आएंगे, इंक्लूडिंग द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस हो गया तुम्हारा, ऑपरेशन सिस्टम हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बट जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रेलेवेंट है और कम्युनिकेशन से रेलेवेंट है। सो इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को लेनी है। क्यों लेनी है भैया? अगर अपन देख रहे हो इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल जनरली किधर होंगे, कहाँ होंगे? अकाउंटिंग सिस्टम में, राइट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में, इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड टू बी रोबस्ट, अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल्स वहां पे तुमको देखना है। सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो आइडेंटिफाई द प्रोसेस, राइट। क्या प्रोसेस है, वॉक थ्रू लोगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम है कैसा, क्या है। सो यू नीड टू टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लोगे? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहले। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो तुम इसको। अकाउंट बैलेंस लेवल पे हो सकता है, मतलब क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन जनरली खुद एक असर्शन लेवल होता है। सॉरी, मैं ये बोल रहा था, असर्शन लेवल तुमको दिखेगा, एक तो अकाउंट बैलेंस लेवल, विच यू कैन से कि जो बैलेंस शीट आइटम्स है ना, वो तुम्हारे हो गए अकाउंट बैलेंस लेवल। सिमिलरली क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन लेवल हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट लॉस के आइटम सारे। और एक तुम्हारा हो गया पीएनडी। पीएनडी तुम्हारे हो गए नोट्स टू अकाउंट के, ठीक है। सो सीओटी तुमको देखना है यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम तुम्हारा प्रॉपर्ली कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं सीओटी। इसी से रिलेटेड तुमको 4th पॉइंट मिलेगा कि वेदर योर इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन कैप्चर द इवेंट्स और कंडीशन। ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहे, ट्रांजेक्शन तो अपन ने फर्स्ट में कवर कर लिया। ट्रांजेक्शन के अलावा ऐसा कोई इवेंट्स और कंडीशन क्या तुम्हारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कर पाता है कि नहीं, दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका क्या एग्जांपल सोच सकते हो तुम? एग्जांपल विच यू कैन थिंक ऑफ 4th पॉइंट, हाउ द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन कैप्चर द इवेंट्स एंड कंडीशन other than transaction that are significant to the financial statement.
बोलो। ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन अपन ऊपर में देख लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम इस ट्रांजेक्शन के अलावा भी और कोई इवेंट्स और कंडीशन कैप्चर करता है क्या तुम्हारा? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, इवेंट्स और कंडीशंस, ठीक है, बट दैट इज सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, मतलब समझ के चलो, जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, ये सब ट्रांजेक्शन है। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि ट्रांजेक्शन नहीं है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज प्रोविजन कंटीजेंट। डिफिकल्ट बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ऑटोमेटिकली कैप्चर। ये कैप्चर नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल यू गिव द इनपुट। तुमको इनपुट देना पड़ेगा। अनसेटल्ड लाइबिलिटीज लाइक प्रोविजंस। प्रोविजन करना तो ऑटोमेटिकली या यू कैन से कि प्रोविजन के लिए तुमने पॉइंट डाल के रखे हुए ऑलरेडी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि यू नीड टू कैप्चर दिस मच अमाउंट, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल ले सकते हो तुम, क्या? डेप्रिसिएशन। प्रोविजन के अलावा एक और एग्जांपल तुम ले सकते हो, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजेक्शन है? नहीं। डेप्रिसिएशन कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं। इवेंट्स है, ये कंडीशन है जो एट द ईयर एंड तुमको चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन, राइट? सो दैट डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन ऑकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट और कंडीशन, कि आफ्टर ईयर एंड चार्ज हो जाना चाहिए, आफ्टर मंथ एंड चार्ज हो जाना चाहिए डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली। सो वेदर योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली कैप्चर्स दोज इवेंट्स और कंडीशन और नॉट। ये एक पॉइंट हो गया। तो दो पॉइंट को लिंक करते हो चलो। पहला हो गया क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अलावा कोई ऐसा इवेंट्स और कंडीशन है क्या? ट्रांजेक्शन के अलावा ऐसा कोई इवेंट्स और कंडीशन है क्या? ठीक है, विच नीड टू बी कैप्चर्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा तुमको देखना है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में तुम्हारा आईटी रिलेटेड मैनुअल सिस्टम हो या आईटी सिस्टम हो, आईटी ड्रिवन सिस्टम हो या मैनुअल सिस्टम हो, डजंट मैटर, बट दैट्स हाउ योर ट्रांजेक्शन शुड बी इनिशिएटेड, प्रोसेस्ड, रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके अलावा रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तुम्हारे प्रॉपर्ली आ रहे कि नहीं आ रहे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, ये तुम्हारा एक जनरली तुमको मिलेगा एफएससीपी प्रोसेस एक होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस, जो एक तुम्हारा एट द एंड ऑफ द ईयर या जब भी तुम्हारा एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ये एफएससीपी प्रोसेस एक कैरी आउट होता है, जिसमें तुम्हारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज किया जाता है। क्लोज करने के पहले तुम्हारा पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पूरा पूरी सही सही हुई है कि नहीं, इंडेक्स सारे कंप्लाई हुए कि नहीं, ये पूरा चेक किया जाता है। तो ये दैट शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड लास्टली कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई कंट्रोल पता है तुमको? इंटरनल कंट्रोल विच इज पर्टिकुलरली डीलिंग विद द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करने से पहले ये कंट्रोल लग जाते हैं। Actually, you have to initiate in the SAP process mostly. पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल सुने हो? पार्क एंड पोस्ट ये सुना होगा तुमने, अगर किया होगा तो अकाउंटिंग या कभी एसएपी में। पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल, पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल इज व्हाट दैट, सपोज यू आर एन अकाउंटेंट, सपोज यू आर एन अकाउंटेंट और तुम्हारे एक सीनियर अकाउंटेंट होगा, चीफ अकाउंटेंट होगा, हु इज उसकी हैज साइन द लेनी पड़ती है। अथॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट पोस्टिंग। सो जर्नल एंट्री तुम पार्क कर पाओगे, मान लो 1 लाख तक का तुमको लिमिट दी गई है। सो 1 लाख के अंदर के जितने ट्रांजेक्शन है ना, वो तुम पोस्ट भी कर सकते हो, वो तुम एज एन अकाउंटेंट वो तुम पोस्ट भी कर सकते हो। बट 1 लाख के ऊपर के जितने अमाउंट के जर्नल एंट्री होगी ना, वो तुम्हारे सिर्फ पार्क हो जाएंगे, पार्क हो जाएंगे। एज अ सीनियर अकाउंटेंट आई विल ओपन अप दोस पार्क्ड एंट्रीज, आई विल वेरीफाई इट एंड देन ओनली इट विल गेट पोस्टेड आफ्टर माय ऑथराइजेशन, आफ्टर माय ऑथराइजेशन, गेटिंग दिस। सो पार्क एंड पोस्ट कंट्रोल है जहां पे तुम पोस्ट नहीं कर पाओगे, यू विल ओनली बी एबल टू पार्क दोस एंट्री, सीनियर अकाउंटेंट तुम्हारा वेरीफाई करके ही पोस्ट कर पाएगा। दैट इज व्हाट कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज। सो ये सारे तुम्हारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारे कंट्रोल्स भी है ना, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। समझ में आ रहे सारे पॉइंट्स? ठीक है,
भी आ जाओ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉमम। तो तुम रॉमम कहाँ पे असेस करोगे? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और उसी के असर्शन लेवल पे, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर लेवल पे। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जब ये बोलना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मतलब तुम्हारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर जगह सबको अफेक्ट कर रही है। एवरीवेयर इट इज अफेक्टिंग द इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल इज गेटिंग अफेक्टेड। तो तुम रोमम एक तो ये एफएस एज अ होल पे चेक करोगे, और एक कोई एक एक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन या अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर लेवल को ही अफेक्ट कर रहा है क्या? एक एक लेवल को ही अफेक्ट कर रहा है क्या? ये देखोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ऐसे कौन से रोमम हो सकते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल? तो एक तो हो गया एग्जांपल, तुम्हारा कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है। सेकंड हो गया इकोनॉमिकली बहुत बेकार करी, पुअर इकोनॉमी, जैसे श्रीलंका देख सकते हो, पाकिस्तान देख सकते हो, ठीक है। श्रीलंका पाकिस्तान हो गया, वहां पे दे आर रियली नॉट एबल टू कोप अप विद अदर डेवलपिंग कंट्री। बहुत ज्यादा वहां पे तुम बोल सकते हो कि फॉरेक्स रिजर्व भी इतने इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है कि 14 दिन तक की भी नहीं है, मतलब फोर्ट नाइट के लिए भी तुम्हारे उनके पास रिजर्व नहीं बचे। इफ दे स्टॉप एक्सेप्टिंग और आउटफ्लोइंग ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएंगे 14 दिन में। तुम्हारा आईएनआर जो है रेट, आईएनआर मींस आईएनआर बोलता हूँ, आईएनआर तो इंडियन रुपी हो गया, श्रीलंकन रुपी, एसएलआर टू डॉलर जो हुआ करता था तो करीब करीब 200 रुपए के पास, 180 रुपए के पास, वो जा चुका था 380 रुपए। समझ लो डबल। मतलब आज चल के अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 70, अगर 80 से 160 चले गया तो ये कितना बुरी कंडीशन हो जाएगी इंडिया की, तब जाके 80 से 160 जाएगा। वहां 180 से 380 जा चुका है, 380 से अब जाके स्टेबलाइज हो रहा है 320 करीब में डॉलर की वैल्यू, अगर मैं बोलूँ तो एसएलआर। सो दे आर नॉट रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो इकोनॉमिकली तुमको समझ में आएगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ही पूरा हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा हो, ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा है। इंटीग्रिटी नहीं है मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं है। कंट्रोल इन्वायरमेंट डेफिशिएंट है। कंट्रोल इन्वायरमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल का। तुम चैप्टर 3 में देखोगे 5 कंपोनेंट होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, 5 कंपोनेंट। उसमें से सबसे मेजर ब्रेन, अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे बॉडी के जैसे कंपोनेंट्स होते हैं तो ब्रेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। कंट्रोल इन्वायरमेंट इज द ब्रेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंट्रोल इन्वायरमेंट इज द ब्रेन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट ही खराब है अगर, तो अपन बोलते हैं ना पर्दा ही मैला है, पर्दा ही मैला है। तो तुम वो निर्मा की एड देखो, पर्दा ही मैला है तो कैसे दिखेगा अच्छे से मूवी। तो सिमिलरली यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट ही डेफिशिएंट है तो कैसे दिखेगा? कौन सी एड थी वो, निर्मा की एड थी क्या? पर्दा ही मैला वाला कि कोई और डिटर्जेंट था वो? टाइड की एड थी, टाइड। टाइड की थी शायद, ठीक है। सो डेफिशिएंट कंट्रोल इन्वायरमेंट हो गया तुम्हारा, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है मैनेजमेंट में। ये सब के कारण तुम्हारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट कर रहे हो परवेसिवली मतलब समझ लो पूरा ड्रिप डाउन हो चुका है वो अफेक्ट, उसका ड्रिपिंग इफेक्ट है, पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट हो रहे हैं। असर्शन लेवल पे तुमको क्यों करना है? असर्शन लेवल पे अपन इसलिए करना चाहते हैं सो दैट यू आर एबल टू असेस योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। भैया क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में ज्यादा गड़बड़ी है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस आइटम को ज्यादा अच्छे से पिकअप करूंगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करूंगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर लेवल में तुम एक एक लेवल में देखना चाहते हो एनटीई ऑफ एफएपी तुम डिटरमाइन कर पाओ, ताकि, क्या बोला मैंने, ताकि तुम एनटीई ऑफ एफएपी डिटरमाइन कर पाओ, सो दैट यू आर एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसके बाद आता है तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या बोलते हैं? टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एफएपी। तुम एफएपी कैसे डिजाइन करो, कैसे परफॉर्म करो, इसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा? इसके लिए ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करेगा। भैया ऑडिटर देखेगा कितने रिस्क का आइडेंटिफाई कर पाए हो तुम थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग। मतलब तुम रिस्क को आइडेंटिफाई करते चलो करते चलो करते चलो, जब तक तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने एंटिटी को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इंटरनल कंट्रोल को, तुम रिस्क आइडेंटिफाई करते चलो करते चलो करते चलो। मतलब रोमम 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 तुम्हारे इनहेरेंट रिस्क जो है तुम्हारे करते रहना है तुमको, कंट्रोल रिस्क इनहेरेंट रिस्क मिलते जाने चाहिए। तो तुमको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है ऑल द रिस्क while performing or अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स
इंटरनल कंट्रोल, तुमको सारे रिस्क कोशिश करना है कि पूरे पूरे रोमम तुम आइडेंटिफाई कर पाओ। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रोमम आई विल देन असेस वेदर दिस रोमम रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या वो इस कैटेगरी में आ रहे, क्या ए वाले कैटेगरी में, क्या वो ऐसे कैटेगरी में आ रहे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वाले कैटेगरी में आ रहे क्या, जो परवेसिवली अफेक्ट करे टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। या फिर अगर नहीं तो क्या ये एक एक असर्शन लेवल पे मैं चेक करूंगा, क्या ये रिस्क असर्शन लेवल पे ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्या। तो देखो क्या बोला मैंने, आइडेंटिफाई करूंगा मेरे रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल। सेकंड पॉइंट मैं चेक करूंगा क्या ये परवेसिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट कर रहा है क्या। तीसरा मैं देखूंगा अगर नहीं तो मैं इसको रिलेट करूंगा एक एक असर्शन लेवल से। Relate and identify risk to what can go wrong at the assertion level, as to what can go wrong at the assertion level. And lastly consider करूंगा मैं likelihood of misstatement including possibility of multiple misstatement। तो misstatement कहाँ कहाँ हो सकते हैं, possibility of multiple misstatement भी मैं देख लूंगा। ठीक है, so ये चार तुम्हारे रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हुए। तुम कैसे रिस्क को असेस करते हो, तुम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के पहले तुम रिस्क असेसमेंट करोगे, डिजाइन करोगे, परफॉर्म करोगे एफएपी। सो उसके लिए ऑडिटर क्या क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 4 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, बहुत पहले 10 साल पहले। बट सर इसमें ऐसे लिखा है कि इट इज अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग परफॉर्मिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। या तो तुम रिस्क असेस कर रहे हो ना, रोमम को असेस कर रहे हो। अपन 315 में पर्टिकुलरली किससे कंसर्न है, अपन डिटेक्शन रिस्क से कंसर्न है कि रोमम से कंसर्न है 315 में। 315 में ROMM से रोमम से कंसर्न है, राइट। तो अपन रोमम आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो तुम अपना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे डिजाइन करना है, तुमको कैसे परफॉर्म करोगे, ज्यादा करना है कम करना है, ये डिसाइड कर पाओगे ना। इसके लिए तुमको रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी, रोमम को असेसमेंट करना पड़ेगा। सो इसी के लिए वो बोल रहा है ऑडिटर शेल परफॉर्म द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में पर्टिकुलरली यू विल आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल, ये सब जो तुम 315 में रोमम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको रिलेट करोगे क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट कर रहा है परवेसिवली, या ये एक एक असर्शन लेवल को रिलेट कर रहा है एज टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट दी असर्शन लेवल। एंड लास्टली चेक करोगे कि कितने मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट। ये सब देखने के बाद तुमको समझ में आएगा कि रोमम मेरे कितने इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसा मेरे को एफएपी डिजाइन करना चाहिए, कैसा मेरे को एफएपी मेरा परफॉर्म करना चाहिए, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ द एफएपी। ठीक है पूजा। yes sir it is the base for the further audit procedure। Yeah, basis for further audit procedure, basis for designing and performing of the FAP। अभी देखो बताओ, रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या आ रहा है। रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसका क्या मतलब आ रहा है, ऐसे रिस्क जहां पे ऑडिटर को स्पेशली कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट पॉइंट्स या ऑडिट प्रोसीजर कुछ उसको एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है क्या। ऐसे रिस्क डेट रिक्वायर ऑडिटर टू परफॉर्म स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, मतलब ऑडिटर को स्पेशली ये बातें देखनी पड़ेगी। जैसे फ्रॉड रिस्क हो गया, फ्रॉड रिस्क क्या ये छोटा मोटा रिस्क है, नॉर्मल रिस्क है, नहीं। फ्रॉड रिस्क तो बड़ा रिस्क हो सकता है। फ्रॉड इज अ मतलब सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी, राइट, जो एकदम माइन्यूटली डील करना पड़ता है। सो फ्रॉड रिस्क इज अ काइंड ऑफ रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, तुमको वहां पे स्पेशल कुछ ऑल पॉइंट्स ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ सकता है। Similarly, related party transactions related जो रिस्क हो गए, these are also significant risk that requires special audit consideration। तुम्हारा हो सकता है प्रोविजनिंग वाले पॉइंट्स। प्रोविजनिंग वाले पॉइंट्स क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि प्रोविजनिंग तो तुम्हारे हाथ पे है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना मैनिपुलेट करना चाहते हो। अगर तुम प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहते हो तुम प्रोविजन कम कर दोगे, तुम प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हो तुम प्रोविजन बढ़ा दोगे किसी साल। प्रोविजन तो यू आर एबल टू मैनिपुलेट ना, कि 5% में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू, कि 1% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू। सो प्रोविजनिंग जहां पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्वॉल्व है, एज पर ऐसे 540 जहां पे अकाउंटिंग एस्टीमेट इन्वॉल्व है। सो ये सारे जो रिस्क मैटर्स है ये सिग्निफिकेंट रिस्क है दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या ये रिस्क है, जो ये क्या, ये रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्या रिस्क रिलेट टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग या डेवलपमेंट, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया क्या, या कोई नया कोई इकोनॉमिक मैटर कंसीडर करना है क्या। क्या आरबीआई ने कोई नई मॉनेटरी पॉलिसी लाई है बिकॉज ऑफ विच बैंकिंग सेक्टर इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। ये सब तुमको देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, जैसे एग्जांपल अकाउंटिंग में क्या नया आया था, इंडेस 116 आया था, राइट, विच रिप्लेस 17, इंडेस 17। तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग जो आया था, इसके कारण क्या रिस्क आ रहा है नया, कितना ट्रांजेक्शन मेरा कॉम्प्लेक्स है, रिलेटेड पार्टी के साथ कितना ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो,
Degree of subjectivity in measurement of financial information, particularly I told you what, accounting estimate. एंड लास्टली बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। तो तुमको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि हाँ ये सारी बातों में ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगेगा। ये सारे सिग्निफिकेंट रिस्क है विच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो आओ इसको देखो याद कैसे करना है। बहुत सिंपल है, मेरे साथ बोलो, बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है, वेरी अनयूजुअल। कि रिलेटेड पार्टी CDF पता है उनको, CDEF पता है, ABCD नहीं आता उनको। मेरे जो छोटे छोटे बच्चे रिलेटिव है, छोटे छोटे चन्नू मन्नू, ये सब को CDEF से आता है, ABCD नहीं आता। क्या आता है? CDEF आता है, ABCD नहीं आता। वेरी अनयूजुअल दैट रिलेटेड पार्टी नो CDEF बट नॉट ABCD। सो वेरी अनयूजुअल से लास्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा। रिलेटेड पार्टी से तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला D पॉइंट, ठीक है। रिलेटेड पार्टी से D पॉइंट हो गया। अब आ जाओ CDEF से, देखो कौन कौन से पॉइंट हो गए। C से हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, D से हो गया डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, E से हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड F से हो गया फ्रॉड रिस्क। सारे पॉइंट हो जाएंगे याद, देख लो एक बार। रिस्क डेट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, याद हुआ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलना। देखो मैंने लिखा हुआ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। चले आगे बढ़े। रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अपन ने एफएपी में देखा था, दो प्रोसीजर है। अपन ने एफएपी में देखा था दो प्रोसीजर परफॉर्म करने, एक तो कंप्लायंस प्रोसीजर और दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। एक तो तुम्हारा हो गया कंप्लायंस प्रोसीजर, दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। यस और नो? सो कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में ये बोलना चाहता है कि जब तुम्हारा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन कुड नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी कि तुमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा साथ में, या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिटेल में करना ही पड़ेगा साथ में, या तो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के साथ साथ, या तो कंट्रोल प्रोसीजर, कंप्लायंस प्रोसीजर ही करना पड़ेगा तुमको। मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन करोगे ना तो ये से तुमको पूरा पूरा ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएगा। ऐसा कौन सा केस सोच सकते हो तुम? बताओ मुझे, सोच के एक बार। अच्छा मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों में से कौन से केस में ऐसा होगा जनरली बताओ? जहां पे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, जहां पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ऑटोमेटेड सिस्टम ज्यादा है, वहां पे ऐसा होगा कि मेरे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। या फिर जहां पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, ऑटोमेटेड सिस्टम ना हो, वहां पे ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या क्या पूछ रहा हूं? हाँ कि ना? हाँ बोलो भाई। जहां पे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ज्यादा होगा, एग्जांपल ले लो, तुम्हारे बाजू वाले किराना स्टोर है एक, ठीक है, तुम्हारा बाजू वाला किराना स्टोर है, और उसी के बाजू गली से राइट में मुड़ोगे तो तुम्हारा क्या आ जाता है? रिलायंस स्मार्ट। रिलायंस स्मार्ट आ जाता है, ठीक है, मेन रोड पे, मेन रोड पे रिलायंस स्मार्ट आता है, और तुम्हारे गली के अंदर है किराना स्टोर। रिलायंस स्मार्ट में ज्यादा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट है, ऑटोमेटेड कंट्रोल है, राइट? तो तुमको क्या लगता है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन विच केस? रिलायंस स्मार्ट के केस में या तुम्हारे लोकल किराना स्टोर में? देखो सर, रिलायंस के जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वहां पे एसएपी तो कम लगेगा, लेकिन वहां पे रिस्क ऑफ चोरी बहुत है। और जो जो लाला की दुकान पे जो बता रहे हो बराबर वाली में, वहां चोरी नहीं होगी। ठीक है, चोरी रिस्क जो है वो तो फ्रॉड रिस्क हो गया, वो तो अपन ऊपर में देखेंगे, वो तो ठीक है। अभी अपन अकाउंटिंग रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं। सो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताओ, क्या तुम रिलायंस स्मार्ट के एक एक चीज डिटेल में जाके टेस्ट ऑफ डिटेल कर सकते हो?
नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वहां पे ऑटोमेटेड है तो फिर सब कुछ तो वो हमको ऑटोमेटेड डाटा है तो से अपन निकालना सिस्टम ड्रिवन देखेंगे ना, हम सिस्टम को चेक करेंगे। अगर सिस्टम सही है है। यस सर। तो हम डिटेल में चेकिंग कर ही नहीं सकते। ऐसे भी तुम्हारी औकात भी नहीं है कि इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि तुम इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन को चेक कर पाओ। तो राइट किराना राइट स्टोर तो राइट कर भी लोगे एक बार, लेकिन रिलायंस स्मार्ट नहीं कर पाओगे। सो नहीं ये कर पाए। वही बात बोल रहा है, ये वही बात बोल रहा है कि ऐसे कई सारी चीजें हो सकती है, ऐसी कई जगह हो सकती है जहां पे तुम्हारा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। समझ में आ रहा है? सो देखो, रिस्क फॉर विच सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में सबसे पहले ये बोल रहे हैं क्या कि सच रिस्क में रिलेट टू इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ रूटीन एंड सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन which permit highly automated processing with little or no manual intervention। highly automated processing है जहाँ पे, ठीक है, with little or no manual intervention, वहां पे पर्टिकुलरली तुमको समझेगा कि भैया रिलायंस स्मार्ट में हाईली ऑटोमेटेड इंपॉर्टेंट हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा नहीं है, एंड देयरफॉर वी वांट देयर टू चेक इंटरनल कंट्रोल्स। कंप्लायंस प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे चेक करने के लिए, एज कंपेयर टू योर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एज कंपेयर टू योर टेस्ट ऑफ डिटेल। तुम्हारा टीओडी करने की औकात भी नहीं है, इतने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरा, इन केसेस, इन दोस केसेस, इन दिस सॉर्ट ऑफ केसेस, दे आर सेइंग कि एंटिटीज कंट्रोल ओवर सच रिस्क आर रेलेवेंट। ये जो कंप्लायंस प्रोसीजर में जो कंट्रोल्स है, ये टेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल रहा है वो, ये टेस्टिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद बोलता है रिस्क असेसमेंट करने में रिवीजन तुम कर सकते हो कि हाँ, जो मैंने रिस्क असेसमेंट किया था, जो मैंने रोमम, मेरे को जितना रोमम मिला था, अगर वो बढ़ता है या कम होता है तो उसमें तुमको रिवाइज करना जरूरी है। क्या हाँ, रिवीजन करोगे। अपने बाद में भी तो देखा था, रोमम मैंने देख लिया, रोमम करते करते मैंने जब टीओडी जब मैं कर रहा था तब मेरे को समझ में आया कि प्रॉपर्ली कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड ही नहीं है, या कंट्रोल्स इफेक्टिवली नहीं है, या फिर कंट्रोल्स एडिक्वेट नहीं है। तो कुल मिला के मेरे रोमम भी मेरा रिवाइज हो सकता है क्या? यस, रोमम कैन रिवाइज। और अब ये दो क्वेश्चन ना, मैं एक ऐसे 315 का पूरा पूरा अपन ने जो किया ना, उसका एक 20 मिनट्स का रिवीजन वीडियो शेयर करूंगा ताकि तुम रिवाइज करो। मैं चाहता हूं तुम रिवाइज करो इसको आज ही, ठीक है, रिवीजन वीडियो के थ्रू करो या खुद से करो, बट ये रिवीजन वीडियो के लास्ट में मैंने ये दो आंसर को अच्छे से कराया हुआ भी होगा, ठीक है, उससे तुम ये कर लोगे, ठीक है। सो आई विल शेयर 300, ऐसे 300 का रिवीजन वीडियो 10 मिनट्स का है, एंड ऐसे 315 का रिवीजन वीडियो, ठीक है, विच इज अराउंड 20 मिनट्स। सो आई वांट यू टू रिवाइज आवर इंटायर क्लास विच वी डिड टुडे इन हाफ एन आवर। पूरा हाफ आवर में रिवाइज कर लेना, ठीक है। हाफ आवर में मैं समझाते हुए रिवाइज करवा सकता हूँ, सो यू शुड बी एबल टू रिवाइज इन मच लेसर टाइम आफ्टर रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स। कम मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे, उसके बाद काफी कम टाइम में तुम्हारा रिवीजन आ जाना चाहिए। तो ऐसे 300 एंड 315 रिवाइज करोगे। इसके अलावा मैं तुम लोग को दे रहा हूँ चैप्टर 2 विच इज अराउंड 40-50 मिनट्स का वीडियो है। सो चैप्टर 2 तुम लोग कवर कर लेना आज, चैप्टर 2 आज कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 9 बजे से वापस से भिड़ जाओ, चैप्टर 2 कंप्लीट करो, एंड 315 का रिवीजन वीडियो से कंप्लीट कर लेना तुम्हारा लास्ट के 2 पॉइंट, लास्ट के 2 टॉपिक। एंड मैं बता दूं, ये बहुत बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 315 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये दो टॉपिक है। 50% चांस है दो से आने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से करना, इसको याद करते हुए मैंने याद करवाया हुआ है, तो अच्छे से प्रॉपर्ली याद करना, मैं कल पूछूंगा। और दोनों में डिफरेंस भी समझ लेना, दोनों सिमिलर लगेंगे, मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा तो मिक्सअप मत करना, ठीक है। ठीक है क्या? यस सर। चलो फिर सर कल ऑडिट मिलते हैं अपन। सर ऑडिट रिस्क कभी जीरो हो सकता है? ऑडिट रिस्क जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड इनहेरेंट Inherent लिमिटेशन ऑफ limitations. इंटरनल कंट्रोल्स। इनहेरेंट लिमिटेशंस तो होंगी बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, सैम्पलिंग के थ्रू कर रहे हो तुम, पूरी पूरी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई कर ही नहीं सकते हो इन 100% ऑफ आइटम, 100% पॉपुलेशन को चेक नहीं करते अपन। राइट सर, राइट सर। क्या बोल रहे हो पूजा? नहीं, इनहेरेंट लिमिटेशंस बोल रही थी सर। राइट, वही, ठीक है। तो अपन कल मिलते हैं सेम टाइम पे, प्लीज 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 टाइम से आओ, ठीक है, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑन टाइम। आज भी वी कुड स्टार्ट विद 7:15 ओनली, ठीक है। सो कल अपन करेंगे 3:20 एंड 3:30। चलो, टेस्ट लेने वाले थे कल। यस, कल टेस्ट भी है तुम्हारा, वो किस रात चीज को का? देना।
वो तुम रात को दे देना। टॉपिक इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट टॉपिक है तुम्हारा। क्या गैप चाहिए क्या या फिर? नहीं नहीं सर, अगर आप वो वोटिंग करा लो ना सर, वो बेटर रहता है ना। आप एक पोल डाल दो उसमें हम। नहीं, मेरे हिसाब से तो कल क्लास लेते हैं और टेस्ट तुम रात को दे देना। यस सर, दैट ठीक है। विल बी बेटर। सर रात को डीटी का क्लास होता है सर। चलो कोई नहीं सर। रात को टेस्ट, रात को 12 सर 11 9 11 बजे क्या o'clock करते हैं? की सर 9 o'clock के बाद में ले लीजिए, फिर नेक्स्ट डे अपन डिस्कस कर सकते हैं। बट दे देना फिर लेकिन। ठीक है, यस राइट सर। सर, राइट सर। चलो